तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होप सो आप खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जो है पढ़ाई में सही से तवज्जो दे के पढ़ रहे होंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो है आज कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो है मिक्स एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और इसका पार्ट वन वर्जन है एक तरीके से। आस्ते आस्ते जो है ना आगे आपके पास भी जो है वो मुख्तलिफ वर्जन इसके आते रहेंगे। मुख्तलिफ पार्ट्स आते रहेंगे, वर्जन तो नहीं है, मुख्तलिफ पार्ट्स आते रहेंगे। तो खैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू हमसे बोल रहा है भाई, अ लैंग्वेज दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है। याद रहे सी लैंग्वेज के अंदर हम देखते हैं कि भाई वो अगर वेरिएबल हमारा गलती से एक उसमें लेटर भी हमारे पास कैपिटल हो जाए या स्मॉल हो जाए तो वो पूरी की पूरी जो है ना वो मीनिंग ही चेंज कर देता है। ठीक है। उन दोनों की जो है ना मेमोरी के अंदर एड्रेसेस भी चेंज हो जाते हैं, उनकी स्टोरेज जो है वो अलग बन जाती है। ठीक है। तो वो जो चीज़ हम किसको कहते हैं ना वो केस सेंसिटिव होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट एमसीक्यूज आ रहा है। दूसरा एमसीक्यूज हमसे कहता है भाई, दिस सिंबल इज यूज फॉर सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो भाई हमें पता है हम लोग हैश टैग इंक्लूड जो है अपनी हेडर फाइल में यूज कर रहे होते हैं या फिर हैश टैग डिफाइन यूज कर रहे होते हैं। उसी को हम सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, जिस तरह हम उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, तीसरा एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, दीज दीज कैन नॉट बी डिक्लेयर एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कह लें या वेरिएबल कह लें, जैसे भी। तो वो कौन से होते हैं भाई? रिजर्व कीवर्ड होते हैं। ठीक है। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है कि भाई आपके पास जो रिजर्व कीवर्ड आते हैं आप उसको यूज नहीं करना ज़्यादा बेहतर है आपके पास। ठीक है, उसको डिक्लेयर हम नहीं कर सकते। अच्छा, ओनली दिस स्पेशल करेक्टर इज अलाउड इन आइडेंटिफायर। तो भाई हमें रूल्स पता है कि हम स्पेशल ये जो हमारे पास आ रहे हैं इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक है हमारे पास है जिसको हमारे पास जो है वो यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग के अंदर या एंडिंग के अंदर या मिडल के अंदर भी जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है इसको। ठीक है। स्केप सीक्वेंस करेक्टर इज फॉलोड बाय। तो भाई स्केप सीक्वेंस हमारे पास जो है वो बैकवर्ड स्लैश से जो है वो फॉलो हो रहा होता है। आपने देखा होगा बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए, समथिंग इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। छठा एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, दिस फंक्शन ओनली इनपुट्स स्ट्रिंग टाइप डेटा। तो भाई हमारे पास वो गेट्स है, और याद रहे गेट जो हमारे पास वो अनफॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर आता है। स्कैनफ जो है वो हमारे पास जनरल है, फॉर्मेटेड फंक्शन है। ठीक है, वो सारे इनपुट्स टाइप करता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दी ओनली स्ट्रिंग इनपुट टाइप। ठीक है, तो वो सिर्फ गेट्स करता है, बाकी ये दो जो है वो सिंगल करेक्टर हमारे पास एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज एन एड्रेस ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑपरेटर हमारे पास ये वाला है, एम परसेंट सिंबल हमारे पास ये आ रहा होता है। आठवां एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है और नवा एमसीक्यूज, ये दोनों एमसीक्यूज जो है ना वो थोड़ा वर्डिंग चेंज पर है, लेकिन उनके ऑप्शन एक ही है। दिस स्टेटमेंट सस्पेंड द कंट्रोल स्ट्रक्चर। याद रहे यहाँ पे अल्फाज जो है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर है, तो भाई वो कौन सा होता है? भाई हमारे पास ब्रेक है। नवा एमसीक्यू हमसे बोल रहा है भाई, दिस स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप। ठीक है, कौन सा होता है भाई? वो हमारे पास ब्रेक ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। सही है। याद रहे कंटिन्यू जो है ना वो लूप की आइट्रेशन को एक तरीके से जो है ना वो कंटिन्यू वहां पे पास कर रहा होता है। ठीक है, उस करंट आइट्रेशन को पास करके नेक्स्ट आइट्रेशन मूव कर जाएगा। अब भले उस करंट आइट्रेशन पे कोई भी कैलकुलेशन हो रही हो, कुछ भी लिखा हो, वो कुछ भी काम नहीं करेगा वहां पे। दिस इज द करेक्ट इनपुट स्टेटमेंट टू टेक जेंडर एज करेक्टर। ठीक है, तो भाई हमारे पास फॉर्मेट में पता होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक इनपुट करेक्टर है ये। ठीक है, इनपुट करेक्टर अनफॉर्मेटेड फंक्शन है। तो भाई वो इसका मेथड इस तरीके से होता है कि भाई वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम लोग। याद रखना एज अ करेक्टर लिखा है, इसका मतलब ये कि पहले से करेक्टर जो है ना वो डिफाइन होगा ऊपर एज अ करेक्टर टाइप, उसके बाद उन्होंने जेंडर डायरेक्टली यूज कर लिया हुआ है। ठीक है, वरना अगर ये नहीं होता तो फिर हमें यहाँ पे करेक्टर लिखना पड़ता पहले जेंडर से पहले, ताकि डिफाइन हो जाए। वेरिएबल्स डिफाइन विद इन फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब तरीके से आपके पास फंक्शन की बॉडी आ रही है। ठीक है, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वो हम उसको कहते हैं लोकल पैरामीटर्स। ठीक है, या लोकल वेरिएबल कह लें, जैसे भी आप उसको ठीक लगे। और ये जो एक्चुअल पैरामीटर है या फॉर्मल पैरामीटर्स है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास फंक्शन जो है उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं वहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, जो उसकी एक अपर लाइन हेडर फाइल जो हेडर लाइन जो आ रही होती है वहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर जब हम यूज़ करते हैं उसको, या कॉलिंग के टाइम पे हम देख रहे होते हैं वहाँ पे, तो वो हमारे पास यहाँ ये आ रहे होते हैं। अच्छा, 12वां एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा टिपिकली स्टोर्ड ऑन डिस्क एंड एक्सेसिबल पॉसिबल बाय पॉसिबली मैनी कॉन्करेंट यूजर। तो भाई जाहिर सी बात है हमारे पास ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर मिलता है, और ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। दिस डेटाबेस मॉडल अरेंज डेटा इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो वो हमारे पास वो हायरार्की वाला होता है जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आता है। अच्छा, ये भी एक उसके उसमें आ रहा है, दिस डेटाबेस मॉडल मे हैव मोर देन वन पेरेंट। तो भाई उसमें जो है ना यानी एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो गए, तो भाई वो नेटवर्क मॉडल कहलाता है। याद रहे हम नेटवर्क मॉडल के अंदर ना पेरेंट का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम मेंबर्स और ओनर का यूज़ करते हैं, लेकिन याद रहे वो एक सिमिलर चीज़ ही हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, इन डेटाबेस कॉलम्स आर कॉल्ड, कॉलम्स हम उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स।
ठीक है, और रॉज जो होते हैं हमारे पास वो रिकॉर्ड्स या फिर ट्यूपल्स करें या टपल्स करें, जैसे भी आपको ठीक लगे, ये हम उसको कह रहे होते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सा होता है भाई यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है। और ये जो बाकी हमारे पास ऑप्शन है वो किसके हैं भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं, जो कि स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। दिस इज अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आ रही है, और साथ ही समय पता है मशीन लैंग्वेज भी उसी के अंदर कंसिडर की जाती है। बाकी ये तीन जो है हमारे पास वो कौन सा है भाई? हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास। दिस टोपोलॉजी हैज सेंट्रल हब। ठीक है, वो कौन सी है भाई? स्टार है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, भाई वो मॉड्यूलेशन हमारे पास होती है। सॉरी, इसका मतलब है भाई मॉड्यूलेशन। उसका वाइस वर्सा कौन सा होगा भाई? डीमॉड्यूलेशन होगा। और ये मॉडेम के अंदर प्रोसेस हम यूज कर रहे होते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, तो भाई वो प्रोटोकॉल्स होता है हमारे पास। ठीक है, क्या भाई कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाएगा डिवाइसेस के दरमियान, तो वो किस तरीके से हो रहा होगा, तो वो प्रोटोकॉल डिफाइन किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन डिफाइन की जाती है। दिस इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस हमारे पास ट्रोजन हॉर्स भी वायरस है, टाइम बॉम्ब भी वायरस है, वॉर्म भी वायरस है, लेकिन आवाज जो है वो एक एंटी वायरस है हमारे पास। दिस इज अ कंप्यूटर वायरस डेट रेप्लिकेट इज सेल्फ, तो भाई वो वॉर्म होता है हमारे पास जो रेप्लिकेट करते रहता है अपने आप को। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम पैन भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अगला एमसीक्यू तो हमारे पास आ रहा है। दिस इज अ प्रिंटर डेट वर्क्स बाय स्पेयरिंग आयोनाइज्ड इंक एट अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, तो भाई वो इंजेक्ट प्रिंटर होता है हमारे पास, और ये हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप में आ रही होती चीज। A topology where all of the nodes in the network are connected to a single cable or line, तो वही हमारे पास वही कॉमन है जो आप लोग बड़े आराम से याद भी कर लेते हैं, वो है बस टोपोलॉजी। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रांसमिशन मोड, तो भाई वो सिंप्लेक्स हमारे पास एक इसमें आ रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की यहाँ पे बात हो रही है। टेलीविजन अगर सिर्फ बोलते हैं तो फिर हमारे पास वो कौन सा होता है भाई? फुल डिप्लेक्स होता। डीपीआई स्टैंड फॉर डॉट्स पर इंच। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एब्रीवेशन आ रही है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी लाजमी जो है ना वो याद करनी है। 1 गीगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू, तो भाई 1 गीगाबाइट हमारे पास किसके? 1024 MB। और इसकी सीक्वेंस आपको लाजमी याद रखनी है कि भाई गीगाबाइट के बाद क्या होता है, इससे पहले क्या होते हैं, सब चीज़ें। ठीक है, एक और एब्रीवेशन हमारे पास आ रही है। ईवीसीडी इज द एब्रीवेशन ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये आप लोगों ने याद होगी तो आप सही से इसको जो है ना नंबर ले लेंगे। अब बार को रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, तो भाई वो हमारे पास इनपुट डिवाइस है। याद रहे, आप लोग गलती ये करते हैं कि स्कैनिंग डिवाइस को लगा देते हैं, जबकि स्कैनिंग डिवाइस वो होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जनरली स्कैनिंग डिवाइस की कैटेगरी को अलग से निकल के आती नहीं है, और हम उसको नॉर्मली बार कोड ही क्योंकि वो इनपुट डिवाइस के अंदर ही कंसिडर की जाती है। स्कैनिंग एक अलग से कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, वो एक उसका काम है। सही है, ये चीज़ है उसमें। दिस इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट टू डेवलप अ वेब पेज, तो भाई वो कौन सी है भाई? हमारे पास HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज द फास्टेस्ट डेटा कम्युनिकेशन मीडियम। सही है, तो भाई वो कौन सा? भैया फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि लाइट की स्पीड से जो है ना डेटा हमारा ट्रैवल करवा रहा होता है। इन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा ट्रेवल्स इन, जाहिर सी बात है वो फुल डुप्लेक्स में हमारे पास क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में काम करता है, वो भी साइमल्टेनियसली करता है। कैसा करता है भाई? साइमल्टेनियसली करता है। द इंटरनल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर इज, वो बूटिंग प्रोसेस होता है जो स्टार्ट में यूज। पहला एमसीक्यू हमसे कहता है भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रिंट एफ, और यहाँ पे कुछ हमें ये बात लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर आपके सामने, ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसका आपको पता है कि भाई ये कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास होता है? ये होता है भाई फ्लोट का। इसका होता है भाई फ्लोट का। ठीक है, अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो आगे लिखा हुआ है, सही है, इसका आपको फॉर्मेट किस तरह मिलेगा? हमें पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो जो भी आपको शो करना है उसका फॉर्मेट दिखाने के लिए शो करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्लोट है। सही है, क्या है भाई? फ्लोट है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है ये भी फ्लोट के अंदर हमारे पास सारे डेसिमल पॉइंट के अंदर ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? ये वाला बन जाएगा। सही है, अगर यहाँ पे लिखा होता %.1, मैंने आपको एक होमवर्क भी यहाँ पे दिया हुआ था प्रिसीजन फॉर्मेट स्पेसिफायर का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 लिखा होता इसका मतलब क्या होता? 5.5, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक जो है ना वो जाएगा। सही है?
एक क्या जाएगा, एक डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, मैं सादा यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू हमसे कहता है एन एम परसेंट बिफोर द नेम ऑफ अ वेरिएबल डिनोट्स। सही है, हमने एम परसेंट को बड़ा डिटेल में देखा था कि भाई एम परसेंट क्या होता है हमारे पास, एड्रेस ऑपरेटर होता है। क्या होता है, जो हम स्कैनफ में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वेरिएबल का जो हमने वेरिएबल जो इनिशियलाइज कराया हुआ है, डिक्लेयर कराया हुआ है, ठीक है, उसका मेमोरी में से एड्रेस मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, एड्रेस ऑपरेटर बन जाएगा। यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, बात एक ही चल रही है उसके अंदर। ठीक है, बाकी ऑप्शन अगर हम देखें, एक्चुअल वैल्यू, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, ये सब कोई भी रिलेट नहीं कर रही चीज़। ठीक है, तीसरा एमसीक्यू हमसे क्या कह रहा है, टू परफॉर्म फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वी मस्ट यूज डैश हेडर फाइल। अब हमें पता है, हमने जो है ना नॉर्मली एक ही हेडर फाइल को पढ़ा हुआ है ज़्यादातर, वो है stdio.h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमारे पास जो आती है। सही है, और यही इसका हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। हमने इसको पूरा डिटेल में देखा हुआ है कि हमारे पास जो प्रिंट है, स्कैन है, जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है सारे हमारे पास, वो कहाँ से लिंक कर रहे होते हैं, यहाँ से लिंक कर रहे होते हैं। हेडर फाइल में पहली से प्री जो है ना हमारे पे लिखे होते हैं, प्री डिफाइन यहाँ पे होते हैं हमारे पास। आगे चलते हैं भाई, द प्रिंट एफ इज अ डैश फंक्शन। तो भाई प्रिंट एफ कौन सा भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। कौन सा है, बिल्ट इन फंक्शन, जो हमें लिखना नहीं पड़ता, ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो हेडर फाइल कौन सी है भाई, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन की हमारे पास हेडर फाइल आ रही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है भाई, विच इज यूज टू एसोसिएट एंटिटी विद वन अनदर। सही है, तो भाई वो क्या चीज़ होती है भाई, रिलेशनशिप होती है हमारे पास। सही है, एक एंटिटी से अगर मुझे दूसरी एंटिटी को रिलेट करवाना है तो मैं क्या यूज़ करूंगा, रिलेशनशिप यूज़ करूंगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे बात लिखी हुई है हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर। ये आपके पास डेटाबेस वाले पार्ट से एमसीक्यूज आ रहा है। छठा एमसीक्यू आपसे बोल रहा है, हु डेवलप द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई। डेनिस रिची हमारे पास जो है इसका बंदा आता है जिसने ये डेवलप करी थी। सही है, हमने इसकी हिस्ट्री भी वगैरह भी देखी थी भाई, कहाँ से डेवलप हो के आया था। विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप। तो मैं पता है भाई परसेंट डी हमारे पास इसका आ रहा है, और ये नॉर्मली अगर जिसकी बंदे की प्रैक्टिस होगी वो सही तरीके से उसको आंसर कर लेगा। ठीक है, परसेंट सी किस लिए यूज करते हैं, करेक्टर के लिए यूज करते हैं। परसेंट एस किस लिए भाई, स्ट्रिंग के लिए। और परसेंट एफ किस लिए भाई, हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कराने के लिए। सही है, आठवां एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल। अब जिस बच्चे को यूनिट्स का मतलब समझ में आ गया ना, उसको आंसर कर ले। हमें पता है सी लैंग्वेज के अंदर एटलीस्ट एक फंक्शन रिक्वायर्ड होता है। वो कौन सा होता है, मेन फंक्शन होता है। ठीक है, आपका जो भी सी में काम चल रहा है तो फंक्शंस के अंदर काम चल रहा होता है। सही है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है भाई, फंक्शन बन जाता है हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, बाकी अगर आप ऑप्शन को नजर भी डालें ना, तो वो उससे ज्यादा रिलेट नहीं कर रहे। हाँ, ये और ये दो रिलेट कर रहे हैं। सही है, अब उसके अंदर भी चले, मिसाल के तौर पे आपने ये दो और इन दो एमसीक्यूज को आपने पकड़ लिया, एक ये पकड़ लिया और एक ये पकड़ लिया कि भाई ये दो करेक्ट है, ये तो कोई रिलेट ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब बच्चे को पता होगा कि भाई कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें हम सेक्शनली कोई चीज़ ऐसी यूज़ ही नहीं करते। हाँ, हम फंक्शन का यूज़ करते हैं अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे लेके चलें। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर किसी बच्चे को सही से आइडिया ना भी हो ना, तो वो यहाँ से आइडिया लगा सकता है कि भाई ये जो दो एमसीक्यू ऑप्शन आ रहे हैं ना मेरे पास, यहाँ से वो रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना आप करेक्ट आंसर की तरफ भी मूव कर सकते हो आराम से। अच्छा, यहाँ पे दोबारा वही चीज आ रही है, एम परसेंट यूज इन स्कैन है, बस उसमें फर्क ये है कि उन्होंने स्कैन एफ की बात यहाँ पे जो है ना लिख दी है। ठीक है, तो स्कैन एफ फंक्शन में जो एम परसेंट यूज होता है वो किस लिए करते हैं भाई, एड्रेस को इंडिकेट करवाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। किस लिए भाई, एड्रेस को इंडिकेट करवाने के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं भाई, अ रिलेशन इज आल्सो नोन एज। भाई रिलेशन किसको हम कहते हैं भाई, टेबल को भी कहते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन आती है, एक एमसीक्यूज भी आपके सामने चल रहा है भाई। ठीक है, जो टेबल हमारे पास आ रहा है उसको क्या कहते हैं भाई, हम रिलेशन भी कहते हैं। सही है, व्हाट डज डीडीएल स्टैंड फॉर इन डेटाबेस। तो अभी हमें पता है इसकी एब्रीवेशन है, और मैंने आपको कहा भी था कि एब्रीवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपके पास एमसीक्यू आता है, जो फ्री के नंबर होते हैं बिल्कुल। जिस बच्चों को एब्रीवेशन याद हो गई और उसके सामने ये सारे आ गए ना, तो भाई उसके तो फ्री के नंबर है। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के ऊपर बच्चा इतना बैठा होगा कि आपका मेरिट नंबर कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा एक नंबर, अगर वो गलत हो गया। ठीक है, तो एटलीस्ट एब्रीवेशन में तो आपने गलती नहीं करनी है। ठीक है, और बड़े ध्यान से आपने देखना, क्योंकि यहाँ पे देखें बहुत सिमिलर सिमिलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सही है, तो बच्चे ने अगर गलती से भी जल्दबाजी में उसको आंसर कर दिया तो वो तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हमें पता है भाई डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका यहाँ पे क्या है भाई, करेक्ट आंसर है इसका। यहाँ पे दोबारा एब्रीविएशन आ रही है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। तो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्या होती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास आती है। 13 एमसीक्यूज आ रहा, अ फाइल इज स्टोर्ड इन। भाई फाइल कहाँ पे स्टोर होती है हमारे पास, obvious सी बात है, फाइल हमारे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क में स्टोर होगी, जो कि हमारे पास क्या आता है भाई, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस आता है। क्या आता है भाई, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हमारे पास आता है। ठीक है, 14 हमारे पास आ रहा है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल्स हैविंग द सेम नेम
आर रेफर्ड टू एज। सही है। अच्छा, अब इसमें ना ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो एट्रीब्यूट का नाम होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कॉलम में हमारे पास चीज लिखी हुई है, जो फील्ड इसको हम कहते हैं। सही है। जो टेबल हमारे पास एमएक्स एक्सेल में देखा हुआ था, उसके अंदर जो कॉलम की जगह आती है उसको हम एट्रीब्यूट कह रहे होते हैं। सही है। तो आपका जो एट्रीब्यूट है, अगर उसका सेम नेम है दो डिफरेंट टेबल के अंदर, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास एक टेबल है, एक टेबल ये बना हुआ है और एक टेबल ये बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ये टीचर का होगा, ये कोई स्टूडेंट का होगा, कोई आप इसमें बात ले लें। अब कहना ये चाह रहा है कि अगर यहाँ भी और यहाँ भी सेम नेम हो, ठीक है, वो भी डिफरेंट टेबल के अंदर। सही है। डिफरेंट टेबल के अंदर, तो हम उस चीज को क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं होमोनियम। क्या कहते हैं भाई? होमोनियम। सही है। ये इसका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास? क्या बन जाएगा भाई इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा? आगे चलते हैं भाई। विच इज द शॉर्टकट की टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम? अच्छा, यहाँ पे ना अब ये जो एमसीक्यूज है ना, इसमें नॉर्मली टर्बो सी प्लस प्लस को ही लेके चलने होते हैं। तो उसके अंदर जो है ना, वो कंट्रोल F9 दबा के हमारे पास जो है ना वो एग्जीक्यूशन चल रही होती है इसकी। नॉर्मली जो प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें हम यही जो है ना स्टैंडर्ड रख रहे होते हैं। लेकिन याद रहे, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट चीज़ होंगी। सही है। लेकिन अगर तकरीबन हर बोर्ड की बात की जाए तो वहाँ पे ना सी और सी प्लस प्लस के लिए जो है ना वो टर्बो सी को ही ज़्यादा यूज़ किया गया हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यू आ रहा है भाई, रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउ यू टू डैश नंबर। अच्छा, रिलेशनल हमारे पास कौन से आते हैं भाई? रिलेशनल हमारे पास कौन से आते हैं जिसमें हम देखते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो नंबर को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट करवाते हैं, कंपेयर करवाते हैं। ठीक है। क्या कराते हैं भाई? रिलेट करवाते हैं या फिर कंपेयर कराते हैं। सिंपल ये चीज होती है हमारे पास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे पास? कंपेयर बन जाएगा। ठीक है। ऐड तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो अर्थमेटिक हमारे पास होता है। बाकी ऑप्शन देख ले, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब क्या है? अर्थमेटिक है हमारे पास। एक ही वाहिद नंबर बचता है, जो ऑप्शन बचता है जिसमें हमें कंपेयर मिल जाता है। तो यही हमारे पास का क्या है भाई? करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा भाई, आगे चलते हैं 17 एमसीक्यूज पे। टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम इन सी, विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज्ड? ठीक है। जब आउटपुट की बात आ गई तो भाई आपको पता चल जाए भाई कौन सा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आप यूज करते हो, कौन सा फॉर्मेटेड फंक्शन यूज करते हो। प्रिंट एफ यूज करते हो। दो, एक सी के अंदर हमारे पास फॉर्मेटेड फंक्शन मिलता है। एक आपके पास मिलता है प्रिंट एफ, और एक हमारे पास स्कैन एफ मिलता है। स्कैन एफ हम इनपुट के लिए यूज कर रहे होते हैं, और प्रिंट एफ किस लिए यूज करते हैं? आउटपुट के लिए भी यूज करते हैं। सिंपल है ये चीज हमारे पास। आगे चलते हैं भाई। अ लूप विद इन अनदर लूप, वो क्या होता है भाई? नेस्टेड लूप होता है हमारे पास। यानी आपने बोला कि मेरे पास एक आ रहा है फॉर लूप। ठीक है। आपने फॉर लूप लिखा, ऐसा करके यहाँ पे आपने यहाँ पे सारी चीजें कंडीशन लिखी, इसी के अंदर आपने एक और फॉर लूप लिख दिया इसी के अंदर। ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ फॉल पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि वाइल पे भी अप्लाई होगा, डू वाइल पे भी अप्लाई होगा। सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर सिर्फ लूप की बात ना हो, कंडीशन की बात आ जाए, इफ एल्स की बात आ जाए, तो अगर आपने इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज कर लिया, इसका मतलब क्या? वो नेस्टेड कंडीशन की आपने कहानी कर ली, नेस्टेड इफ एल्स बन गया वो। ठीक है। तो ये मतलब होता है नेस्टेड का। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग हैज अ रिटर्न टाइप। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पास एक चीज आती है, और ये बिल्कुल बिल्कुल ना बच्चों वाली एक चीज है हमारे पास। जैसे आप समझोगे भाई, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग लिखा है, इसका मतलब क्या? वॉइड है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर बना हमारे पास? वॉइड इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है। बाकी ये नथिंग ऐसी चीज़ तो हमारे पास किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चीज़ नहीं आती है। ठीक है। सी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं आती। फ्लोट ऑब्वियसली बात है कि डेटा टाइप है हमारे पास, और नल नाम की भी हमारे पास डेटा टाइप नहीं आता, बल्कि वॉइड आता है हमारे पास। इसका मतलब क्या होता है? जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है। याद होगा ना आप लोगों को कि वो डेटा, जो हम रिटर्न डेटा टाइप लिखते हैं फंक्शन के साथ, वो बताता है कि भाई क्या रिटर्न कर रहा होगा ये। ठीक है। जैसे इंट मेन लिखते हैं, वॉइड मेन भी लिखते हैं। ठीक है। अब स्टैंडर्ड इनपुट इंट मेन बन गया वैसे तो, ना पहले के टाइम पे जो ना वॉइड मेन यूज होता है, क्योंकि मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता वो। ठीक है, ये चीज़ होती है इसमें। अच्छा, यहाँ पे 20 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है भाई। लिखा हुआ है, हाउ मैनी बेसिक लेआउट्स ऑफ फॉर्म्स आर देयर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब जिस बच्चे ने एमएस एक्सेस को सही से पढ़ा होगा, फॉर्म्स के बारे में देखा होगा, ठीक है, रीडिंग वगैरह सही से करी होगी, तो उसको पता होगा कि हमारे पास ना चार लेआउट होते हैं फॉर्म्स के अंदर। कौन से लेआउट होते हैं भाई? चार लेआउट होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास होता है भाई कौन कौन सा? तो टेबुलर होता है, डेटा शीट होता है, जस्टिफाइड होता है, और कॉलमनार होता है। ठीक है। ये चार हमारे पास बेसिक लेआउट होते हैं सारे। आगे चलते हैं भाई। इन अ टेबल ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स आ, देखें बेसिक बेसिक एमसीक्यू आपके पास सारे डेफिनेशन से सारे एमसीक्यू उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है। तो टेबल के अंदर जो कॉलम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, या एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास सामने आ गया। अब द कंडीशनल ऑपरेटर इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ, कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है भाई? टर्नरी ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, कौन सा होता है भाई?
टर्नरी ऑपरेटर। सिंबल क्या होता है भाई इसका? कुछ इस तरह हमारे पास होता है। इसमें क्या होता है कि तीन ऑपरेंड आपको चाहिए होते हैं। हमने देखा था बाइनरी है, एक हमने देखा था यूनरी। यूनरी में क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे पास चीज़ आती है, तो सिंगल ऑपरेंड की भी काम उसमें हो जाता है। बाइनरी में क्या होता है, आपको दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। लेकिन जब बात तीन ऑपरेंड की आती है ना, तो वहां पे हम टर्नरी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टर्नरी को। उसी को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो भाई हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव आता है इफ एल्स। क्या आता है भाई? इफ एल्स। ठीक है। अच्छा, इसका यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। आगे चलते हैं भाई। टू और मैनी एट्रीब्यूट्स हैविंग डिफरेंट नेम्स बट द सेम मीनिंग। ठीक है। तो अब पहले हमने देखा था भाई होमोनियम्स इसका आंसर आ रहा था, लेकिन यहां पे ना उन्होंने बात चेंज कर दिया। यहां पे अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स, उनके नाम चेंज हो लेकिन काम उनका सेम हो, यानी जो उसके मीनिंग्स है वो सेम हो। ठीक है। जैसे मैंने बोला एक एम्प्लॉय है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मैंने टेबल में लिखा EMP। ठीक है, ये है। और एक जगह मैंने लिखा ऐसे करके, पूरा लिख दिया मैंने उसका नाम। अब देखिए नाम इसके चेंज है लेकिन मीनिंग इन दोनों की सेम आ रही है, दोनों का मतलब एम्प्लॉय आ रहा है। ये फर्क हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? सिनोनियम्स बन जाएगा इसका आंसर। क्या बन जाएगा भाई? सिनोनियम बन जाएगा इसका आंसर। अच्छा, स्केप सीक्वेंस पे MCQ आ रहा है। स्केप सीक्वेंस फॉर बैक स्लैश इज। तो भाई स्केप सीक्वेंस बैक स्लैश का क्या होता है, हमने उसको देखा भी था। ये हमारे पास का करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है। याद रहे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता चलूं कि ये जो आपने लिखा है ना, ये इसका मतलब ये नहीं कि दो करेक्टर, इसका मतलब है वन करेक्टर ओनली। ये एक ही करेक्टर को कंसीडर किया जाएगा। ये जो हमने बैक स्लैश पहले लगाया ना, इसका जो मतलब होता है, ये तो इंटरप्रीट करने के लिए लिखते हैं कि भाई स्केप सीक्वेंस का मतलब आ रहा है। उसके बाद जो आपने चीज लिखी होगी वो इंटरप्रीट हो जाएगी वहां पे। अगर आपने बैक स्लैश लिखा हुआ तो वो वहां पे जो है ना लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। तो जो हमारे पास स्केप सीक्वेंस आते हैं वो आपने देखे होंगे, टेबल आपके पास पूरा बना हुआ है इसका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। 25 पे देखते हैं, द कॉलम्स ऑफ अ टेबल करस्पॉन्ड टू। तो दोबारा वही कॉलम की बात आ रही है, तो कॉलम का वो पूछ रहा है कि भाई टेबल के अंदर जो कॉलम होता है उसको किस तरह हम रिप्रेजेंट करें, यानी कि उसका जो ऑल्टरनेटिव नेम होता है वो क्या होता है। तो फील्ड होता है, हमें पता है इसका आंसर। ठीक है। 26 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई रिलेशन इज एनालॉग्स टू आ। तो यहाँ पे ना फाइल की बात आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है भाई? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? फाइल बनेगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि देखिए टेबल के अंदर जो है ना हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है, तो टेबल या रिलेशन या फाइल, ये तीनों ही एक हमारे पास बात चलती है। ठीक है, क्योंकि टेबल में आप क्या स्टोर करते हो? डेटा स्टोर कर रहे हो तुम। और वहीं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन के नाम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और वहीं हमारे पास क्या आती है भाई? फाइल्स हमारे पास कंसिडर की जा रही होती है। सही, ये चीज़ होती है इसमें। 27, द लास्ट स्टेटमेंट यूज टू मूव द केस ब्लॉक इन अ स्विच स्ट्रक्चर मस्ट बी। तो हमें पता है कि भाई आप जब भी केस का ब्लॉक यूज करते हो तो हमें लास्ट में ब्रेक यूज करना लाजमी है। ब्रेक यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? जिस केस को मैच करेगा उसके नीचे सारे केस को बगैर मैच करे हुए ना वो प्रिंट कर देगा, ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें ब्रेक लिखना पड़ेगा। लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखते हैं केस के अंदर, उसका आंसर क्या बनेगा भाई? ब्रेक बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। 28 देखते हैं भाई। 28 MCQ आपसे कहता है आर डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डैश रिलेटेड डेटा। तो भी हमारे पास क्या है इसका आंसर बनता है? लॉजिकली डेटा। लॉजिकली रिलेटेड डेटा। ठीक है, लॉजिकल मतलब ये होता है कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, जिसको आप इनटेंजिबल जो हमारे पास डेटा होता है। सही है, ये चीज होती है इसमें। 29 देखते हैं भाई। टू फाइंड अ फोर करेक्टर नेम डेट स्टार्ट विद एच द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल सही से परफॉर्म करा होगा ना, उस बच्चे के लिए ये सवाल इजी है। ठीक है, MSX की बात आ रही है यहाँ पर। तो अब आपके पास जो ये है ना, हम जो है ना यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। अब ये हमसे बोल रहा है फोर्थ जो करेक्टर हमारे पास आता है। ठीक है, फोर करेक्टर जो हमारे पास आ रहा है उसको हमें जो है ना फाइंड करना और बता दें कि भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो हमने सर्चिंग लगाई और लिख दिया ये। ठीक है, हमें क्या मालूम करना था? फोर करेक्टर मालूम करने थे। तो एच का हमें पता है, स्टार्टिंग करेक्टर में पता है एच। और जितने नहीं पता ना वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चार करेक्टर मालूम करने थे ना हमें, जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? एच से। तो हमें एक तो पता चल गया, बाकी तीन नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब जो इस क्राइटेरिया मैच करेगा ना, जितने भी चार करेक्टर वाले नाम उसके डेटाबेस में आएंगे सारे, वो उसको उठा के आपके सामने दिखा देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास
जैसे आप मिसाल के तौर पे आपने बोला यार मेरे जो है ना कॉन्टेक्स्ट में ना कोई एक नाम सेफ है जिसका नाम जो है ना, चले ताहिर एज्यूम कर ले, ठीक है, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में ना ताहिर बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ताहिर के बाद ना आपको ये बताता है कि भाई उसका नाम ना आगे जो है ना, जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो ए से स्टार्ट हो, लेकिन आगे क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, इसी के नाम से मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसकी सर्चिंग लगा दी, सर्च कर लिया, अब जो जो उससे मैच करते जाएंगे ना वो फिल्टर होते जाएंगे। ये बेनिफिट मिलता है हमें इसके अंदर, क्योंकि देखिए ना डेटाबेस में तो बहुत सारी एंटिटीज होंगी, बहुत सारी आपके पास एट्रीब्यूट्स बन रहे होंगे, बहुत सारी चीजें बन रही होंगी, डेटा वहाँ पे बहुत सारा होगा, सेम नेम के भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो चेंजेस भी हो सकती हैं, ए की जगह ई भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है भाई, इसके चार कट्टरों को मालूम करना है जो भी इसमें आ रहा है, बस उन्हें बता दिया भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चार जो करेक्टर मैच करेंगे ना एच के साथ वो सारे आपको दिखा देगा यहाँ पे। बस ये इसमें वाइल्ड कार्ड में चीज होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा होता 5 करेक्टर, तो आप एक क्वेश्चन मार्क और लगा देते, तो वो टोटल कितने बन जाते, 5 करेक्टर बन जाते। अगर सिमिलरली 10 की बात होती तो अब ये यहाँ पे ना ये क्वेश्चन मार्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन हाँ अगर मिसाल के तौर पे लिखा होता है एच के साथ ना 2-3 करेक्टर और लिखे होते हैं, तो याद रहे जितने यहाँ पे करेक्टर लिखे हैं ना, इसको और इसको अपने माइनस करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बढ़ा देना, ठीक है। याद रहे बस ये जो चीज़ है ना, इसको अपने पूरे इसको मैच करना है। यहाँ पे 4 करेक्टर लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी देखें 4 करेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको आपने मैच करना है। खैर ये क्या, आप इसके यहाँ पे जो है वो अगर प्रैक्टिकल में आपने प्रैक्टिस करी तो आपको आराम से जो है ना ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर बिल्ट इन फंक्शन आर स्पेसिफाइड। बिल्ट इन फंक्शन की बात हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा, यूजर डिफाइन की बात नहीं हो रही है। तो वो कहाँ पे होंगे भाई, ऑब्वियसली बात है हेडर फाइल में होगा। हमें याद है भाई कि हमारे पास जो भी फंक्शन यूज होते हैं, प्रिंट एफ हो, स्कैन एफ हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन की लाइब्रेरी के अंदर आपके पास जो चीज़ आ रही है, वो कहाँ पे उसका बिल्ट इन जो है वो प्रोटोटाइप डिफाइन होगा। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन, ठीक है। आप तो वो कहाँ पे होगा, हेडर फाइल में होगा, ऑब्वियसली बात है, आपके सामने तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना वो, तो वो फंक्शन पहले से डिफाइन हुआ, वो कहाँ पे है, वो हेडर फाइल के अंदर है हमारे पास। तो ये इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। अच्छा भाई अब हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, टू डायमेंशनल टेबल ऑफ डेटा इज कॉल्ड, टू डायमेंशनल ऑफ टेबल इज कॉल्ड। तो हमें पता है वो क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन का दूसरा नाम क्या होता है भाई, टेबल होता है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, आपके पास देखें टेबल के अंदर अज्यूम करें क्या चीज़ होती है, या अभी इमेजिन करें क्या होता है, एक रो होता है एक कॉलम होता है, ठीक है। ऐसी कोई टेबल बना होगा ना आपके पास, कुछ ऐसा करके टेबल बना होता है आपके पास। तो ये क्या होता है, टू डायमेंशन की बात होती है, 2D की बात होती है, इस तरह का टेबल बना होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या, आंसर बन रहा है रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे चीज आ रही है, इसका करेक्ट आंसर रिलेशन बन जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस एंड प्रेजेंट इट इन अ फॉर्मेटेड वे। यहाँ पे ना सारा जो इसका गेम है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। आप अब ये आपको ऑब्जेक्ट जो है ना सारे जो एम एस में मिलते हैं डेटाबेस के अंदर, एम एस एक्सेस के अंदर, वो आपको ध्यान में लेके आने पड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, रिपोर्ट बनता है। रिपोर्ट एक हमारे पास ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो डेटाबेस से रिट्रीव भी होता है, ठीक है, सर्चिंग होती है हमारे पास पूरी, और उसको एक प्रेजेंट, एक फॉर्मेटेड, एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपके सामने शो कर देता है। रिपोर्ट ना नॉर्मली ना हम नॉन टेक्निकल बंदों में जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह क्या है, देखिए टेक्निकल बंदों के सामने अगर वो चीज़ हम रखेंगे तो उसको तो समझ में आ जाएगा, उसको तो जब भी समझ में आएगा जब वो डेटाबेस में हमारे पास क्यूरी भी लिखेगा, ठीक है। वो अगर कमांड के जरिए भी काम करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन जब बात आती है नॉन टेक्निकल तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको तो पूरा प्रेजेंट करके देना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके सामने कोई वेबसाइट ओपन करी गई है, ठीक है। अब आपको बैकग्राउंड का नहीं पता, उसके बैक पे किस तरह काम कराएगा, कैसे तरह प्रेजेंट किया गया वो आपको नहीं पता, लेकिन एक अच्छे जो है ना स्ट्रक्चर के अंदर आपको वो प्रेजेंट कर दी गई है, फॉर्मेट करके दे दी गई है, ठीक है। ये चीज़ होती है इसके अंदर। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट में होता है भाई, ये रिपोर्ट के अंदर होता है हमारे पास, ठीक है। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला एमसीक्यू आ रहा है भाई, एन एट्रीब्यूट इज आल्सो नोन एज। तो अभी मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट का दूसरा नाम क्या होता है भाई, फील्ड होता है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। टेबल का दूसरा नाम क्या होता है, रिलेशन होता है, और रिलेशन का दूसरा नाम क्या होता है भाई, टेबल होता है। रॉ का दूसरा नाम क्या होता है, रिकॉर्ड या फिर ट्यूपल, ठीक है। अब इसके भी एमसीक्यूज आगे आपके पास आ जाएंगे। आगे चलते हैं भाई, विच स्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंसर्ट आर टैब स्पेस। टैब की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं पता है भाई उसका बैकवर्ड स्लैश टी हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एन किस लिए होता है भाई, न्यू लाइन के लिए यूज होता है। बी हमारे पास यहाँ पे किस लिए यूज होता है, मेरे ख्याल से बैक स्पेस के लिए शायद, या बोल्ड के लिए यूज होता है। और आर जो हमारे पास किससे आता है भाई, कैरेज रिटर्न के उसमें आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा फिर दोबारा यहाँ पे एमसीक्यू आ रहा है, हाउ मैनी आर द लेआउट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट की जो हमारे पास लेयर आती है वो कितनी आती है भाई, यहाँ पे भी 4 आती है हमारे पास, जिस तरह फॉर्म में हमने देखा था, ठीक है। उस रिपोर्ट की भी यहाँ पे 4 है हमारे पास, यहाँ पे लेआउट आती है। कौन कौन सी आती है भाई, टेबुलर आती है, कॉलमनार आती है हमारे पास,
और जस्टिफाइड आती है और डेटा शीट आती है। ये चार हमारे पास है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। टेबुलर आती है, कॉलमनार आती है, ठीक है, जस्टिफाइड आती है और डेटा शीट हमारे पास आती है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल सही से करा होगा ना, ये जिस बच्चे ने कम से कम बुक भी सही से रीड करी होगी, इसको ये सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा। उसको तो रटा होगा बिल्कुल, उसके जहन में बैठा होगा अगर सही से उसने बुक रीडिंग वगैरह सब चीज़ें करी होगी। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। द एक्चुअल डेटा ऑफ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन, द एक्चुअल डेटाबेस का जो डेटा हमारे पास आता है वो कहाँ पे, ऑब्वियसली बात है टेबल्स के अंदर स्टोर होगा। सारा काम आपको डेटाबेस किस में कर रहा होता है, रिलेशन डेटाबेस की बात करूँ, टेबल के अंदर स्टोर होगा डेटा आपका। ठीक है, याद हो आपको रॉ और कॉलम की बात करूँ, उसका दूसरा नाम आप याद रख लें, एट्रीब्यूट, या फिर हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ रहा होता है। ठीक है, तो इसी में डेटा होता है। आपके पास जो एंटिटी है आप एज्यूम कर लें, कोई भी एम्प्लॉय एंटिटी है मिसाल के तौर पर, एम्प्लॉय का उसका नाम है, ये क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, और आपके पास जो एम्प्लॉय का कोई एड्रेस आ रहा है, लोकेशन, ये सब क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके। ठीक है, उसी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है वो। सही है, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं उसमें, उसी का डेटा सारा वहाँ पे इंक्लूड किया गया हुआ है टेबल्स के अंदर। इसी को हम कहते हैं एक्चुअल डेटा ऑफ डेटाबेस। कहाँ पे स्टोर होगा, डेटाबेस टेबल्स के अंदर स्टोर होगा हमारे पास। ठीक है, हमने जो प्रैक्टिकल भी इसमें देखा था एसक्यूएल कमांड्स का, तो उसमें देखिए क्या चीज़ थी आपके पास। आपके पास सारा जो डेटा आपके पास जो चल रहा था, वो प्रेजेंट किस में कर रहा था, टेबल के फॉर्म में कर रहा था। डेटा जो भी शो हो रहा था वो टेबल्स में जा रहा था आपके सामने। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। द बॉडी ऑफ द लूप कम्स बिफोर द टेस्ट कंडीशन इन, यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके पास वो कौन सा लूप है। लूप तो तीन होते हैं हमारे पास, सी की बात करूं अगर, फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप। ठीक है, ये तीन है हमारे पास। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो कौन सा है जिसके अंदर टेस्ट कंडीशन जो नहीं, कंडीशन जो होती है वो बाद में चेक होती है, लेकिन बॉडी जो है वो पहले आती है। वो कौन सा होता है, डू वाइल लूप होता है हमारे पास। ठीक है, कौन सा होता है भाई, डू वाइल लूप होता है। और डू वाइल लूप की खासियत क्या है कि आपकी कंडीशन भले फॉल्स हो लेकिन उसका रन एटलीस्ट वंस होना है। इसका भी एमसीक्यू मेरे ख्याल से भी आगे आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल डीबीएमएस। अब यहाँ पे ऑप्शन की नजर आप देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एमएस एक्सेस मिलेगा। ठीक है, एमएस वर्ड आपके पास कौन सा आता है भाई, यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर आ रहा है। ये किसका आ रहा है भाई, हमारे पास स्प्रेडशीट का आ रहा है। और ये हमारे पास जो है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हमारे पास इसके अंदर आ रही होती है, कंसिडर किया जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एनदर टर्म यूज फॉर अ कंडीशन ऑपरेटर, तो आपको मैंने बताया टर्नरी ऑपरेटर जो है ना, इसका दूसरा नाम हमारे पास आता है। ठीक है, जिसको हम कंडीशनल भी कहते हैं, और जिसमें हमें तीन ऑपरेंट की नीड होती है। कितने, तीन ऑपरेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस। तो भाई हमारे पास फोन बुक भी डेटाबेस है। आपके जो फोन बुक में क्या होगा, कंटेंट सारे सेफ होंगे। कॉन्टेक्ट से हमारे पास एक एंटिटी बन जाएगी एक तरीके से, ये कह लें। सही, मल्टीपल डेटा आपके पास होगा। लाइब्रेरी कैटलॉग, यानी कि आपके पास जो बुक्स आपके पास जो स्टोर होती हैं वहाँ पे पास ये भी डेटा बेस आ रहा है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, ये भी डेटा बेस आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑल ऑफ द, हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, सारा गेम ना बस ये कि आपने उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ना ऑप्शंस की तरफ जाना है। ठीक है, ऑप्शन को आपने रिलेट करना है कि भाई इस टॉपिक, पहले तो आप देखें एक चीज ना ध्यान में रख लें कि भाई आपने एमसीक्यूज पढ़ा, एमसीक्यूज पढ़ने के बाद आपने देखा भाई ये कौन से टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। आपने देख लिया भाई ये डेटाबेस टेबल से बिलोंग कर रहा है, सॉरी डेटाबेस के जो है ना एमसीक्यूज वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपने टॉपिक अपने ध्यान में रख लिया। अब आप जो है ना ऑप्शंस की तरफ चलिए। कभी कभार ना आपको जो है ना ऐसा मिलेगा ऑप्शंस के ये बिल्कुल ना उस टॉपिक से रिलेट ही नहीं कर रहा होगा, आपने उसको पहले साइड पे कर देना, बाकी ऑप्शंस को पे देना। ठीक है, इस हिसाब से फिल्टर करेंगे ना आपको एक ऑप्शन, एटलीस्ट ये दो ऑप्शन तो कम से कम मिल जाएंगे। जब दो ऑप्शन मिलेंगे तो आपको फिर मजीद उसमें ना ये देखना पड़ेगा कि भाई ये टॉपिक से किस तरह और बिलोंग कर रहा है, स्पेसिफिक होकर बिलोंग करना पड़ेगा, फिर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व करें, ज्यादा इसमें जो है ना आपको आसानी मिलेगी। आगे चलते हैं भाई। एन एक्सप्रेशन डेट यूजेस आर रिलेशन ऑपरेटर इज नोन एज। ठीक है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, वो ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो रिलेशन ऑपरेटर यूज करते हैं उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पढ़ें, पहला ऑप्शन हमसे कह रहे हैं ऑपरेशनल, नहीं भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं। सिक्वेंशियल, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। सीरियल, नहीं भाई ऐसा भी नहीं। लेकिन हाँ, रिलेशनल एक्सप्रेशन ये बन जाएगी हमारे पास, जहाँ पे भी आप ये चीज़ें यूज करेंगे, सिंबल जैसे ये वाले होते हैं हमारे पास, लेस देन, इक्वल टू, ये सब क्या है, रिलेशन ऑपरेटर्स है हमारे पास। जब भी किसी एक्सप्रेशन में रिलेशन ऑपरेटर यूज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारे पास, वो सिंपल हो गई ये चीज़ हमारे पास। ठीक है, ये इसका यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर आप एमसीक्यू आपके पास आता है, ये दोबारा ही आ रहा है मेरे ख्याल से। फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर बिल्ट इन फंक्शंस आर स्पेसिफाइड इन, तो हमें पता है इसका आंसर क्या है, हेडर फाइल है हमारे पास। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 43 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड, तो भाई हमने देखा था एक सोर्स कोड देखा था, एक ऑब्जेक्ट कोड को देखा था। सोर्स कोड क्या होता है हमारे पास, जो अभी प्रोग्रामर लिख रहा है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जब मैं उसको कंपाइलर को भेज दूंगा या इंटरप्रीटर को भेज दूंगा, जब वो ट्रांसलेट करेगा उसको, तो हमारे पास जो फाइल निकल के आती है उसको हम क्या कहते हैं,
ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, जो कि मशीन के लिए जो है ना वो बनाई गई है, आपके लिए नहीं बनाई गई। सोर्स कोड आपके लिए बनाया गया। ठीक है, ये चीज़ इसमें हमारे पास आती है। 44 MCQ देखते हैं। वेरिएबल दैट होल्ड्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या बनेगा भाई? एरे बनेगा भाई। कैसे बनेगा ये सुनिएगा। देखिए, हमने जो है वो करेक्टर को देखा था, उसको देखा था भाई, करेक्टर को देखा था। आपका अगर करेक्टर मिसाल के तौर पर सिंगल है, मिसाल के तौर पर ए लिखा हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास? ये क्या चीज़ है? सिंगल करेक्टर है। अब आपको पता है कि जब मैं एरे ऑफ करेक्टर यानी कि मल्टीपल करेक्टर्स को मैं लिखूंगा, जैसे आपका नाम है, जैसे मैंने लिखा ताहिर, अब ये करेक्टर्स जो है ना मल्टीपल आ रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग कह देंगे। और स्ट्रिंग के एक हमारे पास क्या मतलब आता है? एरे ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, तो एरे जो डेटा टाइप हमारे पास होती है, जिसका आपको मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था, वो क्या है? एरे का मतलब ये होता है कि जो सेम टाइप का जो डेटा होता है, सेम डेटा टाइप जो हमारे पास आते हैं। सेम का मतलब क्या है? या तो करेक्टर होगा पूरा, या फिर नंबर होगा हमारे पास, यानी फ्लोट या इंटीजर की बात करूँ मैं। ठीक है, या फिर डबल का होगा। सही है, तो ये सेम डेटा टाइप की बात आती है ना, जब लार्ज ग्रुप में बन जाती है वो चीज़, उसको हम क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर ये बन जाता है एरे। अच्छा, मैं इसको रिमूव कर दूँ। हाँ, तो अब आगे चलते हैं भाई। हमारे पास जो 45 MCQs आ रहा है वो बोल रहा है भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सेव द डेटाबेस विद द एक्सटेंशन। भाई एक्सटेंशन तो आप लोग को ये फ्री के नंबर ये भी आ रहा है। जो भी हमारे पास अभी तक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, जो भी प्रोग्राम्स यूज़ हो रहे हैं उसके आप एक्सटेंशन लाजमी ध्यान में रख लें। ठीक है, तो .mdb यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप फाइल का जब भी आप सेव करके देखेंगे ना, तो उसका जो एक्सटेंशन बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास .mdb। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है कि बोला था एस्की कोड फॉर स्पेस करेक्टर। अब आपको मैंने बोला था भाई एस्की कोड तो आपको याद करना है। ठीक है, अब जिस बच्चे को पता होगा वो तो उसका सही से मार्क्स कर देगा, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो तो अनशन मार के आ जाएगा, फिर उसके एमसीक्यू गलत हो जाएगा, उसका मेरिट नंबर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा फिर। ठीक है, फिर बच्चा आकर टीचर को कंप्लेन करेगा कि यार टीचर आपने सही से पढ़ाया नहीं था। तो इससे बेहतर है कि आप उसको सही से जो है ना जहन में बिठाएं उसको। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था भाई स्पेस जो करेक्टर है हमारे पास उसका क्या होता है भाई? कोड 32 हमारे पास डेसिमल के अंदर आता है। इसमें आता है भाई डेसिमल के अंदर आता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 47 MCQ आपके पास आ रहा है। 47 आपसे कहता है द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज रिटर्न इन। तो भाई जब स्ट्रिंग की बात आती है ना, तो आप जो है वो उसको डबल कोटेशन मार्क में यूज करते हैं। ठीक है, जब सिंगल की बात आती है तो वहां पे हम सिंगल करेक्टर की जब बात आती है तो वहां पे सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात आती है तो वहां पे हम डबल कोटेशन का यूज कर रहे होते हैं। अ रिलेशन मस्ट हैव अ की, यानी जब टेबल जो हमारे पास होता है, रिलेशन का मतलब क्या? टेबल। तो हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होना लाजमी है। क्या है भाई? हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये बनता है। बाकी कोई की हो या ना हो उससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइमरी की होना लाजमी। उसकी वजह क्या है कि आपको टेबल को उसका जो जो भी हमारे पास फील्ड्स आ रही है, एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहोगे, जो डेटा उसमें डाला हुआ है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो प्राइमरी की होना लाजमी है वहाँ पे। 49 MCQ आपके पास आ रहा है। अब बिल्ट इन फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी रीडिफाइन। बिल्कुल ठीक है भाई, ये एमसीक्यू यहाँ पे इसका ऑप्शन ये आ रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कैन बी रीडिफाइन, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, पहले से लिखा हुआ है तो उसको क्यों आप रीडिफाइन करोगे? कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, नहीं भाई जरूरी नहीं है ये चीज़। ठीक है, शुड बी रीडिफाइन, तो रीडिफाइन की तो बात ही नहीं आ रही ना यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? जब बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं जिसको हम दोबारा लिख नहीं सकते, ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, प्री डिफाइन आपके पास आ रहे हैं ये। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट जिस बच्चों को याद होंगे वो तो आराम से मार्क कर लेगा इसको। तो भाई टेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, क्यूरीज का ऑब्जेक्ट आता है, रिपोर्ट आता है, लेकिन एमएस वर्ड ना ऑब्जेक्ट नहीं आता। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर हमारे पास इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास आ रहा है, विच इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ एंटिटी। एंटिटी की डेफिनेशन क्या कहते हैं भाई? या तो कोई पर्सन हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है ना वो एक्शन, ये नहीं हो सकता। ठीक है, डेटाबेस के अंदर जो एंटिटी है वो रियल वर्ल्ड पर्सन भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन जब प्रोसेस की बात है, किसी ऑपरेशन की बात है जिसको हम एक्शन भी कहते हैं, इसको हम एंटिटी कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। एमसीक्यू दोबारा पढ़ लें यहाँ पर आप, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एंटिटी। अब जिस बच्चों को एंटिटी की डेफिनेशन से जहन में बैठी होगी तो आराम से उसको मार्क कर लेगा। ठीक है, ये चीज इसके अंदर हमारे पास आ रही है। ईच सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड, ईच सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, या रिलेटेड डेटा कह लें इसको, तो आप ज्यादा समझ जाएंगे इसको।
तो सेट ऑफ रिलेटेड डेटा, इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। अभी कैसे कहते हैं ये, इसको जरा सुनिएगा। आपके पास टेबल कुछ इस तरह बना होता है, कुछ ऐसा टेबल बना होगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपके पास एट्रीब्यूट्स लिखे होंगे सारे, इसको हम कॉलम कहते हैं ना। वर्टिकल में क्या होता है, कॉलम होता है। रॉ जो हमें बस हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो जब मैं एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, सही है, तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, नाम क्या है, इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है ताहिर, लिख दिया मिसाल के तौर पे। फिर एक दूसरा नाम आ रहा है, अली के नाम से आ रहा है। फिर एक दूसरा नाम आ रहा है, मिसाल के तौर पे जाहिद आ रहा है, जेड लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। अब इसी रॉ के अंदर आपके पास इसी बंदे का डिटेल होंगी सारी, इसी बंदे की सारी डिटेल्स चल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन अ टेबल। रिलेटेड आइटम का मतलब क्या होता है, ये चीज, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ना, इस जगह से रिलेट कर रही होगी, ये जो डेटा है वो इससे रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। आपस में रिलेट कर रहे होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में लेके आए इसको दोबारा। टेबल के नाम जो चीज देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो उस वजह से जो है इसका आंसर क्या बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड क्या होता है, रॉ होती है हमारे पास, ठीक है। ये चीज किस वजह से हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनता है। अच्छा, द लूप विच नेवर एंड्स इज कॉल्ड, भाई ये तो सबको ही पता है, जो चीज कभी खत्म ही नहीं हो तो वो किस में कंसिडर जाएगी, इन्फिनाइट में। जब बात लूप की आ रही तो आप क्या लगा दोगे, इन्फिनाइट लूप लगा दोगे, सिंपल ये चीज हो गई भाई, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 54 MCQ आपसे क्या कह रहा है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम्स कैन नॉट कंटेन वेरिएबल और कांस्टेंट नेम, ठीक है। अब ये जिसको रूल्स याद होंगे तो वो आराम से देख लेगा। भाई मॉडुलस भी एक सिंबल होता है, इंक्रीमेंट भी सिंबल होता है, डिक्रीमेंट भी एक सिंबल होता है, ठीक है। तो आप किसी को भी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को भी आप कंसिडर नहीं कर सकते, सिवाय आप जो है वो अंडरस्कोर को जो है वो ले सकते हो, उसके अलावा आप किसी को भी करेक्टर को नहीं ले सकते, स्पेशल करेक्टर जो हमारे पास आते हैं, कोई भी सिंबल हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है। रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं इसके। अच्छा, ये एमसीक्यू दोबारा आपके पास आ रहा है, टू फाइंड अ फोर करेक्टर नेम दैट स्टार्ट्स विद एच द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड एज। तो मैं पता है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्योंकि चार करेक्टर मालूम करना है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एच से हो रहा है। तो एच के करेक्टर में पता है, लेकिन बाकी तीन नहीं पता, तो हमने वहां पे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई मैं यहाँ पे ना इन तीन को मैच कराना है। जो एच के साथ तीन करेक्टर मैच करूंगा, भले वो कुछ भी हो, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक कुछ भी करेक्टर्स हो, वो नंबर हो जो भी हमारे, सॉरी करेक्टर यहाँ पे आए, बल्कि नंबर भी यहाँ पे हो सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पे लिखे हुए आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। उस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया हमने यहाँ पे, एक कंडीशन लगा दी तरीके से, ये कह लें जो मैच करेगा वो आपके सामने डेटा आ जाएगा। विच इज नीडेड टू ऐड एडिट और डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम, अब ये वही बात आ गई, जिसने एमएसएक्स को सही से यूज करा होगा उसको पता होगा ये, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो जहाँ पे टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ पे वो डेटा शीट व्यू होता है हमारे पास। क्या होता है भाई, डेटा शीट व्यू होता है हमारे पास, जहाँ पे हम डेटा को ऐड या रिमूव जो भी हमें करना है वो सब डेटा शीट व्यू के अंदर हमारे पास ये चीज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज यूज टू इनपुट डेटा इन सी प्रोग्राम्स। अब बात आ गई यहाँ पे इनपुट की। अब यहाँ पे अगर ये लिखा होता ना कि इनपुट करेक्टर डेटा, तो फिर हम बात करते हैं भाई गेट की या गेट्स की या गेट सी एच की, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप फिक्स नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि सारे डेटा कौन सा लेता है, फॉर्मेटेड फंक्शन लेता है, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन सा होता है भाई, स्कैनएफ होता है हमारे पास, ठीक है। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अ रिलेशन दैट कंटेन्स मिनिमल रिडंडेंसी एंड अलाउ इजी टू यूज इज कॉल्ड। तो बच्चों ये आप ध्यान में रख लीजिएगा भाई, ये हमारे पास होता है भाई वेल स्ट्रक्चर। क्या होता है भाई, वेल स्ट्रक्चर। देखिए ना, आपको जो डेटाबेस का मकसद बनाने का क्या आता है, वो सिंपल यही था ना कि आप जो देख रहे थे कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट में, क्या देख रहे थे, वहां पे आपके पास डुप्लीकेट डेटा भी मिल रहा है, रिडंडेंसी भी आपको मिल रही है वहां पे, और आप जो है वो उसको जो है कॉम्प्लेक्स बनते जाता था एक टाइम के बाद, ठीक है। तो मुश्किल हो रही थी सारी चीज। तो रिलेशन इन टेबल की जब बात की जाए तो वहां पे क्या होता है, आपको डुप्लीकेट डेटा जो है ना वो मिनिमाइज हो जाता है एक तरीके से, इजी टू यूज हो जाता है आपके पास। इसको हम कहते हैं वेल स्ट्रक्चर। इसी चीज को हम क्या कहते हैं भाई, वेल स्ट्रक्चर कहते हैं। सही है, आगे चलते हैं भाई। विच लूप स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस। तो भाई देखें, सी प्रोग्राम में तो तीन लूप है, एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है और एक डू वाइल लूप है। फॉर लूप और वाइल लूप बगैर कंडीशन चेक करे हुए आपका वो डेटा प्रिंट नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन एक ऐसा है जो बगैर कंडीशन चेक करे भी आपका डेटा प्रिंट करेगा, वो कौन सा है भाई, डू वाइल है। क्योंकि पहले ये प्रिंट करेगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा। अगर तो कंडीशन फॉल्स हुई, जब भी वो पहला प्रिंट कर देगा, भले वो ट्रू हुई तो दोबारा वो चलते रहेगा काम अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, डू वाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, अ डेटाबेस कंटेन ऑल स्टूडेंट्स
इन क्लास वुड स्टोर बेसिक डेटा ऑफ स्टूडेंट एज, ठीक है। बट डेटाबेस की बात हो रही है जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है भाई एक क्लास में जो है ना डेटा स्टूडेंट का, उसके सारे बेसिक डेटा, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट की जो है आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का जो है वो एग्रीगेट आ रहा है, और स्टूडेंट की जो भी बेसिक डेटा होते हैं वो सब उसमें जो ना कंटेन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। अभी मैंने ऊपर बताया था रिलेटेड आइटम से रिलेटेड डेटा का जो सेट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई ऑल स्टूडेंट इन क्लास वुड स्टोर बेसिक डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास एक टेबल होगी मिसाल के तौर पे, सही। उसके अंदर ना स्टूडेंट का बेसिक डेटा सारा आपके पास आ रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा, रिकॉर्ड के अंदर आएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है भाई, डैश इज नॉट अ वैलिड एस्केप्स कोड। तो भाई हमें पता है ये जो सारे हमारे पास आ रहे हैं ये करेक्ट है, ठीक है। और ये भी करेक्ट है, लेकिन ये जो है ना कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है ना फॉर्म फीड में हमारे पास यूज होता है, ये किसमें भाई, कैरेज रिटर्न हमारे पास आ रहा है, और ये टैब में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। आगे चलते हैं भाई, द फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज फॉर करेक्ट टाइप डेटा। भाई परसेंट वो कौन सा होता है भाई, हमें परसेंट सी हमारे पता है इस चीज़ का कि इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। परसेंट डी किस लिए यूज हो रहा था हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप में यूज हो रहा है। परसेंट ई जो है हमारे पास मेरे ख्याल से वो एक्सपोनेंशियल में शायद यूज हो रहा है मेरे ख्याल से, या आई थिंक मे भी इसका मैं सही से याद में नहीं बैठ रहा। खैर परसेंट एफ हमारे पास किसमें आ रहा है भाई, फ्लो डेटा टाइप के अंदर हमारे पास आ रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन इज कॉल्ड। तो भाई हमारे पास वो क्या होता है, पासिंग। क्या होता है भाई, पासिंग, ठीक है। जब आप फंक्शन के अंदर जो आप लिखते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये फंक्शन एक आ रहा है, सही, तो ब्रैकेट में करके लिखते हैं ना, जैसे 4 दिया या फिर आपने 5 दिया, तो ये देने का जो मतलब होता है ना इसका क्या होता है, पास कर रहे हैं इस फंक्शन को, एक इनपुट उसको पास कर रहे हैं, तरीके से ये कह लें, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। द सिंबल दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन डेटा इज कॉल्ड। तो भाई वो कौन सा सिंबल होता है, इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी, तो क्या होती है भाई, कौन सा सिंबल होता है, वो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। किस लिए यूज होता है भाई, डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, जैसे प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ये सब क्या होता है, सिंबल होते हैं हमारे पास इसके, ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो कौन से होते हैं, लोकल फंक्शन होते हैं। दो होते हैं, कौन सा हमारे पास, एक लोकल होता है, ग्लोबल होता है। जो फंक्शन से बाहर आए वो ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास होते हैं, जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है। लेकिन जो फंक्शन के अंदर आते हैं वो लोकल होते हैं हमारे पास, जिनका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर रहेगा, बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे फंक्शन से बाहर। डेटाबेस में कंटेन, तो भाई डेटाबेस के अंदर जो है ना वो जरूरी नहीं कि लिमिटेड टेबल्स हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एटमोस 3 एटमोस 2 ओनली 1, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप टेबल कितने भी बनाना चाहो बना सकते हो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है इसमें। हाउ मैनी प्राइमरी कीज कैन अ टेबल हैव। तो भाई एक टेबल के पास एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर एक्सेप्ट। तो भाई प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास, एक माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस भी अर्थमेटिक में आता है, लेकिन ये जो ना ये रिलेशन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास आता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये करेक्ट बन जाएगा। अच्छा जी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्विवेलेंट टू। अब ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है बच्चों, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि P ग्रेटर देन क्यू, ये भी है, या फिर और लगा के, हमने इसको बड़ा डिटेल में देखा था कि जो उसके दरम्यान जो चीज़ लिखी हुई है ना ये और है, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों के दरम्यान में और लगा हुआ है, या फिर इक्वल टू क्यू हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मैंने बोला, मिसाल के तौर पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आप मुझे बताएंगे, बोलेंगे ना ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि अब भले ग्रेटर देन वाला कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन इक्वल वाली चीज़ है ना वो ट्रू हो रही है वहाँ पे। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो आंसर ट्रू आ जाएगा हमारे पास। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के आगे अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके इक्विवेलेंट क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। अगर मुझे इसका उल्टा निकालना है या इसका इक्विवेलेंट की चीज़ निकालनी है, तो वो क्या बनेगा, हम देखते हैं वही ऑप्शन। तो P लेस देन इक्वल टू क्यू, सॉरी P लेस देन क्यू, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखें ना बात यहाँ पे क्या हो रही है, इक्वल की भी तो बात आ रही है, क्यू की भी तो बात आ रही है। हमें कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन निकालनी है जो इसके बिल्कुल सेम पे आ रही है, जो उसका आंसर बिल्कुल सेम दे, ठीक है। अब इस वाले को हम देखते हैं,
ये हमसे बोल रहा है, इसका जो मतलब है ना, नॉट लगा हुआ है। यानी मैंने क्या करा कि पी लेस देन क्यू, इस पे मैंने नॉट अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? नॉट अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब जब मैंने बोला भाई, आपसे बोला कि P लेस देन Q है, अगर मैं इसके ऊपर यानी कि P इज लेस देन Q, ये लॉजिक बनेगी। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा नॉट, इसका मतलब क्या है, जो इसका आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा, उसका उल्टा होगा। ठीक है, जब लेस देन की बात आ रही तो वहां पे उसके ऑपोजिट की बात आ जाएगी। अब वो क्या आएगी वो सुनिएगा मेरी बात। जब बंदा कोई बोलता है ना P लेस देन Q, तो उसको पता है, यानी इसके आप एग्जाम्पल जो है ना वो नंबर से ले लें। चले, मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 लेस देन 2। ठीक है, 1 लेस देन 2, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर मुझे इसी का अपोजिट वर्जन लिखना है, ठीक है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वर्जन निकालने तरीके से कह लें, तो मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दूंगा, नॉट लॉजिक अप्लाई कर दूंगा। नॉट क्या कहता है, आप इसका ऑपोजिट कर दोगे, जो वन होता है उसको जीरो और जीरो को वन कर दोगे। ये सिंपल आपको लॉजिक पता। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेस देन लगा हुआ है। अब असूलन इसका आंसर ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों, पी इज लेस देन क्यू, जब आप इस पर नॉट अप्लाई करोगे क्या बनेगा, जो नंबर था उसका मतलब क्या है, वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और आएगी, वो आएगी इक्वल की कंडीशन। ठीक है, लेकिन आपको पता थोड़ी है कि जब आपने लेस देन के ऊपर एक नॉट अप्लाई कर दिया तो देखो उसका आंसर ग्रेटर देन तो आएगा, लेकिन इक्वल भी तो आ सकता है। ये दो लॉजिक बनती है इसके ऊपर। ठीक है, जब ग्रेटर देन इक्वल की बात आती है वहां पे तो दो लॉजिकें बनती है हमारे पास इसकी। सही है, तो ये जो है ना आपकी लॉजिक बिल्डिंग में चीज़ है हमारे पास, कि आपको ये चीज़ इनमें बिठानी पड़ेगी कि जब भी आप ऐसी कोई टर्म का अपोजिट निकालना चाहें, या आप चलें ये बोलते हैं कि भाई मैंने बोला पी ग्रेटर देन, ये अपने पास नोट कर लिएगा, पी ग्रेटर देन क्यू है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर नॉट अप्लाई करता हूँ तो ये और ये जो चीज़ अब मैं लिखने वाला हूँ ये दोनों सेम होंगी। क्या होगा भाई, ये दोनों सेम होगा। इसको मजीद जहन में बिठाने के लिए आप इसको इस तरह कह लें कि जब मैं किसी ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर जब मैं अप्लाई करूँ नॉट, ठीक है, तो उसका जो बच गया वो क्या बचा, एक लेस देन बच गया और इक्वल देन, एक इक्वल बच गया, तो ये उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक आता है पी लेस देन क्यू, और आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो नॉट, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, लेस देन लिखी हुई है यहाँ पे लॉजिक। तो इसके इक्वलेंट क्या चीज़ बनेगी, बचा गया यहाँ पर एक ग्रेटर देन बच गया और एक इक्वल बच गया लॉजिक में। बाकी आप वैसी की वैसी लिख दोगे इसके अंदर। ठीक है, थोड़ी सी ये मैथ है, लॉजिकल चीज़ है हमारे पास। थोड़ी सी इसको जहन में बिठानी पड़ेंगी सारी चीज़ें। बस इसको सिंपल ये है कि इसकी डिटेलिंग आपको ना मजीद और जो डिटेल क्लियर होगा वो जब आप डेटा स्ट्रक्चर का एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स आता है हमारे पास, उसमें आपने उसको बड़े मजीद से डिटेल में पढ़ोगे, सारी लॉजिक्स देखोगे स्टेप बाय स्टेप। वरना लॉजिक में आपको यहाँ पे बेसिक, मैंने बेसिक बता दिया। ठीक है, याद रहे ये जो है ना, और ये जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास जो नॉट पी है वो लेस देन है क्यू से, ये फर्क है। और यहाँ पे जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, नॉट पूरा कंप्लीट कंसिडर कर रहा है इसको। ठीक है, पूरा कंसिडर किया जा रहा है। ये जरा दिन में बिठा लिएगा इसको, इस तरह लॉजिक को। ठीक है, ये अपने पास लास्ट में नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आपके पास सामने लिखा हुआ है ये लॉजिक है, जिसको लॉजिक क्लियर होगी वहीं आराम से उसको समझ पाएगा। ठीक है, वरना शॉर्टकट आपको मैंने यहाँ पे बता दी किस तरह आपने उसको जो है निकालना। विच ऑपरेटर इन सी इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, तो बस इसका सिंबल ये हमारे पास आता है, ये सिंबल हम इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, ये सिंबल है, इसमें तो मैं खास कोई इतनी मजीद डिटेल में समझाने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ करेक्टर इज अ, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ अ करेक्टर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं भाई फील्ड कहते हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं भाई, फील्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास टेबल में आप एट्रीब्यूट लिखते हैं, एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एट्रीब्यूट आपके पास आ रहा है नेम, किसी भी एंटिटी होगा, पर्सन एक एंटिटी है, उसका एक एट्रीब्यूट आ रहा है नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिकल ग्रुपिंग हो रही है, एक करेक्टर, दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर, चौथा करेक्टर, ग्रुपिंग हो रही है यहाँ पर। क्या हो रहा है भाई, ग्रुपिंग हो रही है, लॉजिकल ग्रुपिंग हो रही है तरीके से जो इंटेंजिबल है आपके पास। ठीक है, तो ये करेक्टर्स मिल गए एक साथ, तो ये क्या बन गया, फील्ड बन गया हमारे पास। क्या बन गई ये चीज, फील्ड बन गई। लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ करेक्टर्स, ये इस तरह इसकी लॉजिक हमारे पास बनी हुई, क्योंकि देखो ना, फील्ड एक सिंगल यूनिट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है भाई, सिंगल यूनिट ऑफ डेटा को यहाँ पे करता है। और फील्ड जो है ना वो मल्टीपल करेक्टर्स के ग्रुपिंग में बनता है हमेशा। ठीक है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, वैल्यूज भी हो सकती हैं वो चीज़। ठीक है, ये डेफिनेशन एक तरीके से हमारे पास जो है ना इसकी एक आ रही है हमारे पास। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, भाई हाउ मेनी, हमारे पास टाइप कितनी होती है, तीन ही रिलेशनशिप की टाइप है, वन टू वन, वन टू मैनी,
और मैनी टू मैनी। ठीक है, ये तीन हमारे पास आ रही है, जो तीन मेन है हमारे पास, तीन टाइप। अब कोई बंदा बोले यार मैनी टू वन भी तो होती है, तो देखो बच्चों, वन टू मैनी और मैनी टू वन को हम एक ही जगह पे कंसिडर की कर रहे होते हैं, अलग से हम उसको कोई बताते नहीं, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, बस वही बात है कि कान को उधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, ये वाली लॉजिक हमारे पास इसमें आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है कि बोला जा रहा है कि ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेप्ट। ठीक है, तो भाई हमें पता है लॉजिकल और होता है, लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल नॉट होता है, लेकिन ये जो है ना रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कंसिडर किया जा रहा था। ठीक है, ये हमारे पास का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अ सब फॉर्म कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग। अब ये प्रैक्टिकल वाली बात आ रही है, जिसने सही से प्रैक्टिकल देखा होगा एम एस एक्सेस का, उसको आराम से कर लेगा भाई। ठीक है, तो भाई हमारे पास ये तीनों मेथड होते हैं, ये तीनों मेथड होते हैं फॉर्म बनाने के लिए, सब फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। सही है। डेटा डेट कॉजेस इनकंसिस्टेंसी लैग्स, डेटा कॉजेस इनकंसिस्टेंसी लैग, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, डेटा इंटीग्रेटेड हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। इनकंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, कि आपका जो डेटा है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, या इनकरेक्ट उसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली हो। ठीक है, तो वो डेटा इंटीग्रिटी की वजह से जो है ना मसला करता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब सिंपल ये है कि उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से जो है ना हमारे पास का करेक्ट आंसर बन जाएगा ये। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। विच स्केप सीक्वेंस कैन बी यूज टू बिगिन अ न्यू लाइन, यार ये तो बिल्कुल वैसा है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इसका आंसर बैकवर्ड स्लैश एन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बड़ा कॉमन है, यानी ये इतना आराम से यूज होता है, और हर बार यूज करता है, कि हर प्रोग्रामर यूज करता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सी में जो है ना आपका जितने भी आउटपुट आएंगे वो स्टेप बाय स्टेप नहीं आएंगे, यानी कि हर लाइन में अलग अलग नहीं आता ऑटोमेटिकली, वो आपको खुद करना पड़ेगा फॉर्मेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का आपके पास सवाल आ रहा है, पूछा जा रहा है भाई द फॉर्मेट स्पेसिफायर पर्सन यू किस लिए यूज होता है। भाई हमारे पास होता है अनसाइन इंटीजर को यूज करता है वो, इसलिए यूज करता है भाई अनसाइन इंटीजर के लिए। विच स्टेटमेंट इज यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो एक सीक्वेंस को दोबारा स्टार्ट ऑफ द बॉडी लूप के जो ना बॉडी पे ले जाएगा। ठीक है, हमें पता है कंटिन्यू स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है, जिस आइट्रेशन पे आप खड़े हो उस आइट्रेशन को वो स्किप कर देगा वहां से। ठीक है, और दोबारा वो कहाँ जाएगा, दोबारा वो उसी लूप पे कंटिन्यू करने लगेगा, लेकिन नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करने के बाद। लेकिन ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक में क्या होता है, जैसे जहां पे अपना ब्रेक यूज करा होगा वहां से स्किप करके बाहर निकल आएगा उस लूप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूछा जा रहा है भाई स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी पे कौन मूव करेगा, तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा भाई, कंटिन्यू बनेगा। ये सिंपल वही है, जिसने सही से प्रैक्टिस करी होगी वो आराम से इसकी लॉजिक जो है ना वो बना सकता है आराम से कौन से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सवाल आ रहा है भाई, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे भाई, सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसमें तो मैं आजू कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे पास कोई दूसरा नाम हम देते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर अलाउ अस टू डैश नंबर, ये मैं दोबारा सवाल आ रहा है, इसको हम कंपेयर, यहाँ पे इसको हमने देख लिया था इसका आंसर। आगे चलते हैं भाई। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ये तो आप बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं डेटा की, तो डेटा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी डेटा को अगर मैं प्रोसेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी हमारे पास। ये दूसरा एमसीक्यू आप अपने पास लिख लें यहाँ पर। अब फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स, तो भाई फंक्शन हमेशा उसके नाम से कॉल हो रहा था हमारे पास, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ये। अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एंड कैपिटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप, तो भाई हर कंट्री का एक ही कैपिटल हमारे पास होता है नॉर्मली। यहाँ पे क्या आंसर बनेगा भाई, वन टू वन, ये रिलेशनशिप बन जाएगा हमारे पास, एक कंट्री का एक ही कैपिटल होता है हमारे पास। ठीक है, इस तरह इसकी रिलेशनशिप बन रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है भाई, एन इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन, तो भाई इंडेक्स का जो मतलब होता है ना वो सिंपल आपके पास ये चीज़ होती है कि आप जैसे एक इसको ना डेटा को सर्च करने के लिए हम इसको स्पीड इम्प्रूव करने के लिए ना वहाँ पे हम इंडेक्सेस लगा देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने किसी जो है वो फ़ोन डायरेक्टरी, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उसमें आप डायरेक्टली जो है ना अल्फ़ाबेटिक या कोई भी नंबर आपने लिखा है, जितने भी आपको याद होंगे वो आप लिख दोगे, बाकी वो खुद ही जो है ना सर्च करके आपको सामने दिखा देगा। इसमें क्या चीज़ होती है, इंडेक्सेस यूज़ किए जाते हैं ताकि आप क्विकली जो है ना उसको रिस्पॉन्स कर सको। तो इसके लिए ना कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप सारे कीज़ के ऊपर जो है ना अप्लाई कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ बफर हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लें कि ये आपकी प्रैक्टिस पर है। जिसने डेफिनेशन सही से देखी होगी इंडेक्सेस वगैरह की तो वो समझ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है कि इंडेक्सेस का मतलब सिंपल ये है कि आप कोई भी डेटा जो अपने डेटाबेस से रिट्रीव करना है, ठीक है, उसको आप स्पीड से करना चाह रहे हो।
ठीक है। यानी आप देखें, आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर मैं कॉन्टेक्ट की चलने बात करता हूँ, आपके जो कॉन्टेक्ट सेव है मोबाइल में, एक तरीका तो ये है कि आप हर नाम को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए चलें, वन बाय वन। अब आपको मिसाल के तौर पर आपके पूरे कॉन्टेक्ट के अंदर 1000 कॉन्टेक्ट सेव हुए हैं, 1000 नंबर सेव हुए हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे हर नाम से, तो इसमें आपको 1000 जो है ना एंट्रीज को चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, बजाय कि मैं ये कर लूँ कि मुझे अगर किसी का नाम याद है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सर्च करूंगा ना, उसको इंडेक्स से मैं निकाल लूंगा वहां से, तो ये क्या हो, जल्दी से मेरे पास का आंसर आ गया। मुझे 1000 एंट्रीज चेक करनी नहीं पड़ी, पूरा एंटायर जो है मुझे वो चेक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्पेसिफिक जो मुझे सर्च करना है वो मैंने कर लिया। ठीक है, तो यहीं पे बोल रहा है कि इंडेक्सेस जो है वो किस पे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे टेबल पे क्रिएट हो सकते हैं, सही फील्ड के ऊपर आप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है उसमें। अच्छा, यहाँ पे आपके एमसीक्यूज आ रहा है भाई, द एक्सप्रेशन 10% 3 हैज अ इक्वल वैल्यू इक्वल टू। तो भाई रिमाइंडर का पूछ रहा है आपसे, ये मॉड्यूलस हमारे पास आ रहा है, वो क्या होता है भाई, वन इसका आंसर बन जाएगा। डिवाइड करेंगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैथ है यार, इसमें तो मेरे ख्याल से, चलिए मैं करवा देता हूँ, सिंपल मैथ है। ठीक है, थ्री का टेबल आप 3 टाइम पढ़ें तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर 1 बच रहा। ये आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा आपके पास। सिंपल मैथ है, मेरे ख्याल से इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, कलेक्शन ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ नेम, एड्रेस एंड ईमेल ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये वही बात आ रही है कि आपकी ये सारी नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ें क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो कलेक्शन ऑफ एक पर्सन का, अगर आप ये सब चीज़ें देखोगे तो क्या होगा, रिलेटेड डेटा को देख रहा है ये, तो क्या हो गया भाई, रिकॉर्ड बन जाएगा इसका आंसर। सिंपल है ये चीज़। यानी बिल्कुल ऐसी बात है कि आपका टेबल एक बना हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, एक रिकॉर्ड के अंदर एक पर्सन का डेटा होगा, दूसरे रिकॉर्ड के अंदर दूसरे पर्सन का डेटा होगा, और यहाँ कॉलम के अंदर उसकी एट्रीब्यूट सारी यूज हो रहेंगे, नेम यहाँ पर आ जाएगा मिसाल के तौर पे, एड्रेस आ जाएगा इधर, उसका ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास डेटा जो है ना वो रिलेट कर रहे हैं आप, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड कह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फील्ड आएगा इसका आंसर, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है हमारे पास, वही डेटा हमारे पास जो है ना यूनिट आ रही होती है पूरे डेटाबेस के अंदर हमारे पास। तो ये हमारे से यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं टेबल बना के भी दिखाया था, तो देखें यहाँ पे, ये जो सिंगल एक कॉलम आ रहा है, ये वाला जो पूरा कॉलम आ रहा है, ये वाला, इस सिंगल कॉलम की बात करें, ये क्या स्मॉलेस्ट एक मीनिंगफुल डेटा है हमारे पास, सिर्फ नेम है। ठीक है, तो नेम सब समझ में आ जाएगा भाई, सिंगल यूनिट टाइप की बात आ रही है यहाँ पर, मीनिंगफुल है, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ही हमारे पास एक आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने नंबर सिस्टम में देखा था कि स्मॉलेस्ट क्या चीज़ आती है, बिट आती है हमारे पास, जीरो या वन होगा, स्मॉलेस्ट होती है ना हमारे पास, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी चीज़ आ रही है इसमें, डेटाबेस, डीबीएमएस की बात आ रही है यहाँ पे, स्टैंड फॉर आ रहा है कि ये एब्रीविएशन ही आ रही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल आपको एब्रीविएशन यहाँ पे याद होगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई, कंडीशनल ऑपरेटर टेक्स 3 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, 1 ऑपरेंड या फिर मैनी ऑपरेंड्स। तो हमें पता है भाई, कंडीशन ऑपरेटर जो है हमारे पास वो 3 ऑपरेंड को लेता है, टर्नरी ऑपरेटर भी हम इसको कह रहे होते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फ्लोइंग में बी टेम्पररी फाइल। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बड़ा कौन सा सुनिएगा मेरी बात। हमने जो है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को भी देखा था, टीसीएल की बात करो मैम। ठीक है, टीसीएल में क्या था कि अच्छा, टेम्पररी फाइल का मतलब सिंपल ये होता है कि आधा डेटा जो है ना वो टेम्पररी तौर पे यहाँ पे सेव करा, लेकिन अभी परमानेंट नहीं हुआ वो। ठीक है, परमानेंट वो अभी नहीं हुआ। यानी कि जब आप डेटा को परमानेंटली सेव करना चाहते हो ना, उससे पहले आप टेम्पररी चेंजेस कर लेते हो, एक रफ चेंजेस कर लेते हो, जैसे बिल्कुल आप कह लें, जैसे आप करते हैं ना, कोई काम आपने कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, तो आप क्या करोगे, पहले रफ में सॉल्व कर लोगे, कोई क्वेश्चन असाइनमेंट सॉल्व करवाना है, तो आप क्या करोगे, रफ में सॉल्व कर लोगे, ताकि अगर वो गलती हो तो उसमें आप देख लो। जब आप परमानेंट उसको फेयर करने लगोगे सबमिट कराने से पहले, वो हमारे पास कौन सी फाइल बन जाएगी, परमानेंट में चली जाएगी चीज़। ठीक है, तो परमानेंट चेंजेस करने से पहले जो आप फाइल बनाते हो, वो टेम्पररी फाइल हमारे पास होती है, जिसको हम ट्रांजेक्शन फाइल भी कहते हैं। ठीक है, यानी आपके डेटाबेस में जो है ना टीसीएल लैंग्वेज हमने यूज़ करी थी, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कि जो हमारे पास जो भी काम आ रहा है, हमने इसका प्रैक्टिकल पूरा वहाँ पे करा था। ठीक है, जो भी उसका काम आ रहा है, मिसाल के तौर पे आपने कोई डेटा में चेंजेस करे, इंसर्ट कर दिया डेटा को जो है ना, तो अब क्या हुआ, ये अभी आपका डेटाबेस जो है ना वो टेम्पररी बेस पे जो है ना वो अगर टेबल में रखा होगा, लेकिन परमानेंट नहीं हुआ, बिल्कुल कंट्रोल एस नहीं दबाया अभी आपने, एक तरीके से ये कह लें। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा यानी अंडो करूंगा, तो वो हट जाएगा बिल्कुल, इसके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सही है, और टेम्पररी फाइल जो है ना वो कौन सी होती है, ट्रांजेक्शन फाइल हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर बनता है। सही है, अगर वो डेटाबेस में परमानेंट स्टोर हो जाए तो वो ट्रांजेक्शन फाइल वहाँ पे फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास मेन मेमोरी आपके पास आती है,
रैम की बात करूँगा, वॉलेटाइल होती है हमारे पास। जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे उसको, डेटा आपका वहाँ से हट जाएगा सारा। जैसे दोबारा ऑन करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा दोबारा। लेकिन होता क्या है, टेम्प्रेरी हमारे पास होता है। ठीक है, आपका जो भी उसमें एक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो पहले सीपीयू से आपका जो है वो उठ के वहाँ पे कहाँ जाएगा, रैम के अंदर लोड होगा वहाँ पे। ठीक है। और सॉरी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा हूँ। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ से आता है, हार्ड डिस्क से उठकर आपका लोड होगा रैम में, रोम के अंदर। ठीक है, वहां से फिर आगे आपका काम चलेगा। आपका जो प्रोग्राम होगा, सी प्रोग्राम की बात करूँ मैं अगर, तो वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क के उठ के और जगह जाएगा रैम के अंदर जाएगा, रैम में लोड होगा, फिर जाके प्रोसेसिंग चलेगा। अब रैम में क्या लोड हो रहा है, वहाँ पर टेम्पररी चीज़ है हमारे पास ये। जब तक वो पावर ऑन है जब तक चलते रहेगी, वरना पावर ऑफ हो गई तो वहाँ पे खत्म हो जाएगा। सेम यहाँ पे कहानी क्या थी डेटाबेस के अंदर, कि टेम्पररी फाइल कौन सी इंक्लूड होती है, वो ट्रांजेक्शन फाइल की होती है। जब तक आप डेटाबेस में परमानेंटली सेव नहीं करवाते तब तक के लिए हम सारा काम टेम्पररी फाइल के ऊपर काम करते रहेंगे, रफ में काम करते रहेंगे। जब पता चलेगा हमें ये फाइनल हो गया, फाइनल डिसीजन बन गया, अब इसको हम सेव करवा देंगे। ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन फाइल जो है ना वो सेव होती है। अच्छा जी, 91 आपके पास एमसीक्यू आ रहा है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अप्लाइड ऑन। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अप्लाइड ऑन, वो फॉरन की पे अप्लाई होती है वो। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब सिंपल ये होता है, वही प्रैक्टिकली बात है वैसे। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये इंश्योर ये करता है कि जो फॉरेन की कॉलम है ना हमारे पास, उसमें ये देखता है कि जिस, देखिए ना फॉरेन की का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लें। एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। आपने इसकी प्राइमरी की इस जगह पे कॉल करी, तो इस जगह पे वो क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। ठीक है, तो इस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का बस ये मकसद होता है कि अगर आप इस जगह पे कुछ चेंजेस करते हो और वो यहाँ पर नहीं मिलता, तो वो आपको एरर दे देगा। वो बोलेगा भाई ऐसा तो कोई डेटा मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो बस ये इंश्योर करता है कि दोनों कॉलम ना सेम रहे, एग्जैक्टली सेम रहे, चेंज ना हो। अगर चेंज हो गया तो फिर तो फायदे नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन ही होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है ना हमारे पास वो फॉरन की भी अप्लाई की जाती है, ताकि दूसरे टेबल का जो डेटा है, जो हमारे पास जो प्राइमरी की आ रही है उसको डेटा, वहाँ पे वो सेम रहे वहाँ पे। अच्छा जी, विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ करेक्टर फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक, फाइल में से अगर मुझे किसी करेक्टर को रीड करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं भाई, गेट सी फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं भाई, गेट सी फंक्शन का वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये सिंपल आपके पास जो है जो आपने देखा था होमवर्क वगैरह के अंदर, सारी वैसी सारी चीज़ आपके सामने आ रही है मेरे तो। ठीक है, द फंक्शन यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर स्टोर्ड इन विच हेडर फाइल। अब ये पीछे हम देख के भी आ रहे थे उसको, तो हमारे पास वो कौन सी हेडर फाइल होती है भाई, stdio.h हमारे पास यहाँ पे इसकी हेडर फाइल होती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शन स्टोर होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर वैलिड केसेस इन स्विच स्टेटमेंट। तो बच्चों देखो, स्विच स्टेटमेंट में ना हमेशा आपके पास जो केस करके जो चीज़ लिखते हो ना, वो इंटीजर के अंदर ही आ सकती है। ठीक है, इंटीजर टाइप को या फिर कैरेक्टर टाइप को ना वो सपोर्ट करती है, बस इसके अलावा किसी भी टाइप को सपोर्ट नहीं करती। अब यहाँ पे क्या है भाई, फ्लोट का बिट आ रहा है डेटा, यहाँ पे कैरेक्टर का भी यूज हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ रही है भाई, वो लॉजिकली चीज़ हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, केस वन आ रहा है और हमने देखा भी था। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था भाई, आपके पास जो स्विच स्टेटमेंट है वो किसमें होती है भाई, यानी जो इसमें केसेस पे चेक की जाती है वो एक्सेप्ट किसको करती है, इंटीजर टाइप डेटा को आपके पास यहाँ पे कर रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, विच टूल डज अ प्रोग्रामर यूज टू राइट कोड बिफोर कंपाइलिंग। भाई वो कौन सा टूल है जो प्रोग्रामर यूज करता है कंपाइलिंग से पहले राइट करने के लिए, कौन सा होता है भाई, टेक्स्ट एडिटर होता है वो। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर के जरिए जो है ना वो पहले लिखता है कोड को, उसके बाद जाके वो कंपाइलेशन में प्रोसेस करता है आगे जाके। तो सिंपल एमसीक्यू जिसके अंदर इन एक्सेस यानी एमएसएस की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल इज क्रिएटेड इन डैश व्यू। स्ट्रक्चर जो टेबल का होता है वो कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, वो डिजाइन व्यू में कंसिडर किया जाता है। अब ये प्रैक्टिकली बात है, जिसने सही से इसको पढ़ा होगा वो आराम से उसको सॉल्व कर लेगा। डिजाइन व्यू में हमारे पास का जो है ना वो देखा जा रहा होता है। डेटाबेस का हम क्या करते हैं, उसको एडिट वगैरह मैनिपुलेट वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पे डेटाबेस व्यू के अंदर। 97 को देखते हैं भाई, डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इज कॉल्ड। वेरियस कंपोनेंट का मतलब यानी सिंपल आपके पास ऑब्जेक्ट की बात आ रही है। ऑब्जेक्ट हमने देखे थे भी, रिपोर्ट है, फॉर्म है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। 98 क्या है हमारे पास, इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट कमांड क्या यूज करता है भाई, किसी भी नए रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए करते हैं। सिंपल है भैया, जो हमने देखा भी था इतने आराम से उसको। तो भाई न्यू रिकॉर्ड जब मुझे ऐड करना होगा, न्यू डेटा को लेके आना होगा उसके अंदर, तो मैं इंसर्ट कमांड का यूज करूंगा वहां पे। विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। तो भैया वो हमने पीछे भी देखा था, एक्यूरेसी कौन मेंटेन रखता है भाई, डेटा इंटीग्रिटी हमारे पास यहाँ पे इसको मेंटेन रख रहा होता है। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी हमारे पास यहाँ पे आती है।
विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। भाई वो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आती है, इसको तो मजीद ट्रांसलेट करने की नीड ही नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन बाकी जो है उसको नीड होती है। ठीक है, बाकी जो है वो उसको नीड होती है हमारे पास। 101 नंबर एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है। ingredient of data modeling which define the nature of the relationship among entities। अब ये बिल्कुल वही बात आ रही है जो बुक में आपके पास लिखी हुई है। देखिए, दो चीज़ें हमारे पास, एक मॉडलिटी और एक कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी हमें ये बताते हैं कि हाउ मैनी रिलेशनशिप्स में जो है ना आ रही है, दो एंटिटी के दरम्यान में किस तरह उसमें कितने कितने ज़्यादा रिलेशन आ रहे हैं उसमें। ठीक है, और मॉडलिटी हमें ये बताती है कि ये ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है, जो रिलेशन बना है ये ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है। इन दो से जो है ना आपका डेटा मॉडलिंग पूरा बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी। अब ये जिसने बुक रीडिंग सही से करी होगी, जिसने डेफिनेशन सही से पढ़ी होंगी, उसको ये आराम से सुकून से जो है ना वो बात समझ में आ जाएगी। अ रिकॉर्ड इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डैश फील्ड। रिकॉर्ड जो हमारे पास क्या है भाई, एक कंप्लीट सेट ऑफ डैश फील्ड। तो रिलेटेड फील्ड होता है हमारे पास। रिलेटेड फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपस में जो कनेक्टेड है ना, ये वाली, ये टेबल बना होता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो डेटा यहाँ पर आएगा, इस जगह पर रॉ में अंदर आएगा, वो इससे कनेक्टेड होती है सारी, उसी बंदे का डेटा होगा सारा वो। ठीक है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, वो रिलेटेड फील्ड कह रहे हैं हम यहाँ पर इसको। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास अगर सब आंसर देखें हम लोग, क्या है भाई, ऑल है। क्योंकि देखें ना, सारे रिलेशनशिप है हमारे पास, तो यहाँ पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तरीके से। ठीक है, ये इसको नन भी कर सकते हैं एक तरीके से, ये कह लें यहाँ पर। अच्छा, कंडीशनल ऑपरेटर इज एन ऑल्टरनेट, ये तो बिल्कुल अभी पीछे देख के भी आ रहा था, इफ एल्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको मैंने बड़े डिटेल में बताया अभी पीछे। एक मिनट। अच्छा जी, 105 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है। द स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू इट्स। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर टू इट्स। तो भाई वेरिएबल का जो स्कोप होता है हमारे पास, वो आपका जो है ना देखा ना, स्कोप दो ही इसमें होते हैं, या तो फंक्शन के अंदर होगा या फंक्शन से बाहर होगा, दो तरीके के आते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी ना इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक है, सिंगल पीस की बात आ रही है, तो भाई हमारे पास वो क्या चीज़ होती है भाई, सिंगल पीस एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, जो सिंगल पीस एक इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे एट्रीब्यूट आप ध्यान में रख लें कि नेम, ठीक है, सिंगल पीस है एक, सही है? या आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या एट्रीब्यूट हमें क्या देता है भाई, सिंगल पीस जो है ना एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या आ रहा है, द केस ब्लॉक इन स्विच स्ट्रक्चर एंड्स विद। ठीक है, तो वो किससे होता है भाई, ब्रेक से होता है हमारे पास। लास्ट का सिंटेक्स में क्या यूज करते हैं हम लोग, ब्रेक यूज करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर मैथमेटिकल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो भाई ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे पास फोर्ट्रॉन एक है हमारे पास, जो इस पर्पस के लिए यूज की जाती है। फोर्ट्रॉन की एब्रिविएशन क्या आती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हिस्ट्री वाले उसमें मैं चेक करा हुआ था भाई किस तरह जो है ना ये चीज़ आती है। ठीक है, आपका जो सी प्रोग्रामिंग जो चैप्टर में ख्याल से 15 आ रहा है, या ये कह लें कि जो सेकेंड ईयर के अंदर सिंह बोर्ड के हिसाब से अगर देखी जाए, तो जो पहला चैप्टर आपके पास आ रहा है, दूसरा चैप्टर आ रहा है, उसके अंदर आपको जो है ना इसके डिटेल मिल जाएंगे सारी। ठीक है, एब्रीवेशन सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, उसमें पर्पस भी लिखा हुआ है। 109 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है, विच इज़ अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। भाई न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब ये है कि जिसमें नंबर्स इंक्लूड हो जाए। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि फ्लोट की बात हो रही है, और इंटीजर, ये दोनों ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिक यूज होता है। तो बोथ ए एंड बी इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। इन फॉर लूप की बात हो रही है, दिस एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। भाई फॉर लूप की हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी होती है, मिसाल के तौर पे आई मैं जीरो से इनिशियलाइज करा रहा हूँ, उसके बाद मैंने टर्मिनेटर लगाया। ठीक है, मैंने कंडीशन डाल दी आई लेस देन इक्वल टू 10 मिसाल के तौर पे, सही है। फिर आगे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, सही है। सिर्फ एक ये वाहिद कंडीशन है, सिर्फ जीरो पे इनिशियलाइज होने के बाद कभी भी दोबारा इनिशियलाइज यानी कि दोबारा ये रिपीट नहीं होती। फिर आपको सिर्फ ये दो काम चल रहे होते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू अपग्रेड अपडेट होगी और कंडीशन चेक करेगी, आई की वैल्यू अपडेट होगी और कंडीशन चेक करेगी। सिर्फ ये एक वाहिद कंडीशन है जो दोबारा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है, एक ही दफ़ा होती है। क्योंकि इनिशियलाइज कराना होता है, हमें बताना होता है भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आगे चलते हैं भाई। विच इज यूज फॉर टू वे डिसीजन। टू वे डिसीजन का मतलब ये क्या है कि अगर तो ये होता है तो ये कर दूं, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो वो कर दूं। ठीक है, दो स्टेप में काम हो रहा, दो कंडीशन में मैं कर दी कहानी। इफ एल्स में हमारे पास ये चीज होती है। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर तो ये चीज हो रही है तो ये कर दो, अगर वो नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं होगा फिर। ठीक है, लेकिन इफ एल्स में क्या होता है कि एल्स का भी सपोर्ट मिल जाता है।
एक डिफॉल्ट केस को भी सपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कुछ भी इफ में फॉलो नहीं हो रहा तो एस पे चल जाए बाय डिफॉल्ट वो। ठीक है, तो इफ एस स्टेटमेंट जो है ना हमारे पास एक वाहिद है जिसमें हमें टू वे डिसीजन हमें मिल रहा होता है यहाँ पे। अच्छा जी, इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज कॉल्ड, ये ऊपर भी देखा था हमने, इसका आंसर क्या है, रिलेशन है। सिंपल, आप लोग नोट भी करोगे अपने पास। डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व मैपिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल इन टू। ठीक है, डेवलपमेंट डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पर कि आपका जो कॉन्सेप्चुअल डेटा होता है यानी कि लॉजिकल डेटा होता है डेटाबेस के अंदर जो आपके पास होता है, मॉडल जो हमारे पास आता है, जो कि इंटेंजिबल होता है, ठीक है, वो कौन सा जो है ना उसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी आपके फिजिकल उसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा सारी चीज़ें आपके पास। ठीक है, यानी इंटेंजिबल था, अब डेटाबेस डेवलपमेंट भी तो करना है उसमें हमें, ठीक है, उसकी जो प्रोसेसिंग हमारे पास आएगी, तो उसको मैप करने के लिए हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें भाई, कौन से प्रोसेस में करते हैं, इंप्लीमेंटेशन वाले प्रोसेस में कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट टाइम से आपके पास क्या आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एसोसिएशन। ठीक है, यानी आपको जो है ना करेक्ट उसकी टर्मिनोलॉजी बतानी है। तो फाइल को हम कॉलम तो नहीं कहते, तो ये तो गलत हो गया। रिकॉर्ड को रॉ कहते हैं। ठीक है, फील्ड को रॉ नहीं कहते, रिकॉर्ड को टेबल भी नहीं कहते, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, रिकॉर्ड और टेबल, ये दोनों सेम उस पर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास। एन इफ इनसाइड अनदर इफ इस, यानी कि इफ के अंदर आपने एक और इफ जो है ना कंसिडर कर ली, तो वो क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारे पास बन जाती है वो। क्या बन जाती है भाई, नेस्टेड इफ बन जाती है हमारे पास। अनदर नेम ऑफ रॉ, रॉ का दूसरा नाम क्या होता है भाई, ट्यूपल होता है हमारे पास। क्या होता है भाई, ट्यूपल होता है, इसके अलावा भी एक और नाम होता है, वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन लिखे हैं ना वो कॉलम के जो है ना अदर नाम लिखे हुए हैं, फील्ड है, एट्रीब्यूट है हमारे पास। ठीक है, अब प्राइमरी की डेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। ठीक है, वो कौन सा होता है भाई, कंपोजिट प्राइमरी की बन जाता है, यानी अगर आपने ये कर लिया कि एक टेबल के अंदर आपने दो कॉलम को मिला के एक प्राइमरी की बना दी, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या बोलते हैं, ये कंपोजिट प्राइमरी की, यानी कि मल्टीपल एट्रीब्यूट को हमने कंसिडर कर लिया एक प्राइमरी की बनाने के लिए। ये चीज होती है हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, आउटपुट ऑफ अ क्यूरी इज इन द फॉर्म ऑफ, क्यूरी का जो आउटपुट होता है वो किस में होता है भाई, टेबल में होता है। प्रैक्टिकल में भी आपने चेक करा था इसको, जब भी आप क्यूज को देखोगे तो उसका आंसर किस में देता है, वो टेबल में देता है। हाँ, अंडर एनालिसिस के आप अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट को उठाना चाह रहे हो, किसी कंडीशन लगा के वो स्पेसिफिक डेटा को निकालना चाह रहे हो, तो उस सूरत में वो टेबुलर डेटा को दे रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, आपके लाइन से वो प्रिंट कर देगा डेटा आपके सामने। सही है, तो ये वरना जनरली जो है ना वो डेटा आपको टेबल के फॉर्म में देता है। जिसने वो प्रैक्टिकल सही से परफॉर्म करा हो वो समझ जाएगा यहाँ पे क्यूरी का जो आंसर आता है वो किस तरह आता है। रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड बेड। अच्छा, अब यहाँ पे ना हर बच्चे की जो है ना वो लॉजिक अलग अलग है, लेकिन याद रहे जब भी ऐसा सवाल है तो आपने जनरल होकर सोचना है। अब आप मुझे ये बताएं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एक बेड के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि एक ही पेशेंट बैठ सकता है। ठीक है, जनरल कंडीशन में ये है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही बैठे, हो सकता है दो भी बैठ सकते हैं। ठीक है, ये जनरली अलग ही केस बन जाइए। जनरल केस में तो ये है ना कि एक बेड पे एक ही पेशेंट बैठना चाहिए, दूसरा पेशेंट ना हो, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर एक जो उलझन वाली चीज होती है वो ना आए वहां पर। ठीक है, तो जनरली क्या होना चाहिए भाई यहाँ पर कि पेशेंट और बेड के दरम्यान में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए, वन टू वन का होना चाहिए, एक पेशेंट एक बेड पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, जनरली वन टू वन का यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, जनरली हो गया, यहाँ पे सोचना हमें। अ टाइप ऑफ फंक्शन रिटर्न बाय द प्रोग्रामर इज नोन, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यूजर डिफाइन बन जाएगा, ये तो सिंपल डेफिनेशन आपकी उसी की आ रही है। ठीक है, द प्रिंटेड और स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन द डेटाबेस इज कॉल्ड, प्रिंटेड और स्क्रीन डिस्प्ले, या आप ध्यान में रखिएगा रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। रिपोर्ट में क्या होता है कि आप डेटा को फॉर्मेटेड वे में स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा भाई, रिपोर्ट बनेगा, ये सिंपल डेफिनेशन वाली बात है, उसको बस थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है आपसे, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट करेक्टर टू अ फाइल। अब यहाँ पर राइट की बात आ रही है, करेक्टर को राइट कराने की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा हमारे पास, एफ पुट सी यूज होगा यहाँ पे। एफ का मतलब यहाँ पे फाइल का आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड, ऑब्जेक्ट फाइल की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की बात हो रही है। आपका जो हाई लेवल प्रोग्राम है उसको जब मैं मशीन कोड में कन्वर्ट करूंगा जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टेबल है, वो कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है, ऑब्जेक्ट फाइल होती है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। तीनों के एक ही उसमें कॉन्सेप्ट में नाम है ये। ठीक है, दिस मीन्स टू इंक्रीज टू वैल्यू बाय वन, इंक्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर में तो याद करें क्या चीज़ होती है, कि आपकी जो वैल्यू अपडेट होती है वो कितने नंबर से होती है, एक ही वैल्यू से होती है, एक ही नंबर से अपडेट होती है, तो क्या होगा इसका आंसर, इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा जी, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन,
तो भाई वेरिएबल हमने देखा था भाई रैम के अंदर क्रिएट होते हैं ये। कहाँ पे होता है? रैम के अंदर, मैं आपकी मेन मेमोरी के अंदर जो है ना वो क्रिएट हो रहे होते हैं। रैम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपके हार्ड डिस्क में क्रिएट नहीं होते, क्योंकि देखा ना टेम्पररी होते हैं वेरिएबल्स। जब आपने प्रोग्राम को लोड कर लिया रैम में, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्पररी आपने लोकेशन ना एलोकेट कर दिया। ठीक है, जब तक प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है जब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आपने प्रोग्राम बंद करा, वेरिएबल भी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा वो। हाँ, आपके कोड में लिखा हुआ है, वो जो परमानेंट आपने हार्ड डिस्क में स्टोर कराया है ना, वहाँ पे तो वो लिखा हुआ है। सही है। लेकिन जब लोड वेरिएबल्स की क्रिएट होने की जब बात आएगी, प्रोसेस होने की बात आएगी, तो वो रैम में होगा वहाँ पे। ठीक है। 127 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है, इन विच लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। अब ये पीछे भी देख के आ रहे थे, उसका आंसर क्या बनेगा भाई? हमारे पास डू वाइल लूप बनेगा। ठीक है, जिसमें पहले डू आता है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होती है। डैश एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती है भाई? क्यूरी होती है। जब आपको कोई स्पेसिफिक आपको जो है वो डेटा निकालना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, हमने पीछे देखा भी था, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? क्यूरी आएगा इसका, सिंपल। द स्टेटमेंट कॉजेस अ लूप टू टर्मिनेट अर्ली। अर्ली का मतलब यहाँ पे ये कि आपका कोई लूप चल रहा है, नेचुरली लूप कब खत्म होना चाहिए? जब उसकी सारी कंडीशन रन हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर वो पहले खत्म हो रहा है, पहले टर्मिनेट हो रहा है, उसका मतलब क्या? ब्रेक स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। आप फोर्सफुली उसको बंद करवा रहे हो वहां पर, नेचुरली नहीं करा रहे, फोर्सफुली बंद करवा रहे हो। ठीक है। विच डेटा टाइप इज द डिफॉल्ट टाइप? एमएसएसएस की बात हो रही है, तो डिफॉल्ट में हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप होती है वहां पे। ठीक है। राइटिंग अ प्रोग्राम इन सी इज डैश। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, समझने वाला भी है। राइटिंग अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज इज डैश देन अदर हाई लेवल लैंग्वेज। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आपके पास जो अदर हाई लेवल लैंग्वेज आ रही है वो बड़ी स्टैंडर्ड बनी हुई है, आराम से उसमें काम हो सकता है। ठीक है। मोर टाइम कंज्यूमिंग, हाँ भाई ये ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि देखें ना, आपके पास इतना आसान से काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है भाई? मोर टाइम कंज्यूमिंग की बात यहाँ पर आएगी आपके पास। सही है। क्योंकि देखें सी लेवल आपके पास एक मिडिल लेवल लैंग्वेज आती है, बिल्कुल बेस स्टार्टिंग की जो बनी हुई है, उसी के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रक्शन चलाई हुई है, लेयर उसके ऊपर चढ़ी हुई है बस। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी होगी लिखने के लिए? वो कौन सी होगी? सी लैंग्वेज होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, आपको जो भी कुछ काम करना है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको ये बताना ना कि कौन सा, आपने जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कौन सा टाइप का है। लेकिन यही अगर आप दूसरे हाई लेवल में चले जाएं, पाइथन में चले जाएं नॉर्मली, ठीक है, तो हर में तो नहीं है, लेकिन मोस्टली में ऐसा चीज़ है कि आपको वहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो खुद ही देख लेगा, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। पाइथन में आप देख लें, अगर किसी ने बच्चे ने पाइथन पढ़ी हो, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो मोर टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे इसका जो है ना एक्यूरेट आंसर यहाँ पे बन रहा है। अच्छा जी, अगला आपके पास एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एम एस एक्सिस एप्लीकेशन विंडो। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलने के बाद आपके साथ जो विंडो के लिए होती है ओपन, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं? ऊपर जो लिखे होते हैं ना, टूल बार हो गया, मल्टीपल बार्स वहाँ पे बने होते हैं। तो यहाँ पे सारे वो बार्स हैं जो यूज होते हैं वहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ। जिसने एम एस खोल के देखा होगा, प्रैक्टिस करी होगी, उसको समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। 133 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है, विच वन इज अ लॉजिकल डेटा टाइप इन एम एस एक्सेस। लॉजिकल का मतलब ये है कि यस और नो वाली, ट्रू और फोर्स वाली बात है। ठीक है। तो हमारे पास जो एम एस एक्सेस में जो होता है वो कौन सा होता है? यस और नो होता है हमारे पास। ठीक है। क्या होता है भाई? यस और नो डेटा टाइप। अगर जिस बंदे को याद होगा वो तो आराम से उसको टिक कर लेगा। फ्री के नंबर है, तरीके से ही करें। एनर टर्म फॉर कंडीशन ऑपरेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहा है भाई, बार बार आ रहा है ये, जरा देख लीजिएगा अपने पास, नोट कर लिएगा इसको। तो टर्नरी यहाँ पे इसका क्या है भाई? करेक्ट आंसर बन जाएगा। 135 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है भाई, पूछा जा रहा है, ऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस इन कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज इज डन इन। ठीक है, डेटाबेस जो हमारे पास, अब यहाँ पे देखें, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है, तरीके से यहाँ पे कह लें। क्या आ रहा है भाई? फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है डेटाबेस को। अब क्या कर रहे हैं हम? कंप्यूटर डेस्क स्टोरेज में डन कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं, वहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये क्या हो रहा है? फिजिकल डिजाइन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, डेटाबेस अब क्या हो रहा है? फिजिकल यहाँ पे हो रहा है आपके पास। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। ऑन सक्सेसफुल क्लोजिंग अ फाइल द क्लोज रिटर्न, एक फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है। तो वो क्या रिटर्न करता है? तो बच्चों, जीरो जो है ना वो रिटर्न करता है जब जब आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली, यानी कि जब आपका फाइल है वो जो है वो सक्सेसफुली जो है ना रिटर्न, सॉरी, क्लोज हो जाए, तो वो जीरो रिटर्न करता है। जीरो का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल जो है ना वो सक्सेसफुली क्लोज हो गई है। लेकिन अगर कोई एरर बीच में आता है तो वो फिर क्या रिटर्न करेगा? वन रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ऑन सक्सेसफुल क्लोजिंग ऑफ फाइल, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? जीरो बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय द फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो भाई फॉर्मेट स्पेसिफायर से जो है ना हम कुछ चीज़ें पता लगा सकते हैं। क्या क्या पता लगा सकते हैं? डेटा टाइप भी पता लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर ये लिखा हुआ है, पर्सन 10.1। ठीक है। अच्छा, आपने अगर याद हो प्रिसीजन
स्पेसिफायर के बारे में, तो वो फॉर्मूला स्पेसिफायर ही यूज़ होता है और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास ना ये लिखा हुआ है कुछ मिसाल के तौर पर, ये फॉर्मूला स्पेसिफायर आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, इससे मुझे डेटा टाइप पता चल रही है कि भाई आपके पास ये जो लिखा है फ्लोट डेटा टाइप यूज़ हो रहा है। फील्ड विद, फील्ड विद का मतलब क्या है, ये जो ये लिखा हुआ है ये नंबर, कि कितने मिनिमम विथ के हिसाब से जो है ना कितनी स्पेसेस उसको जो है ना देनी है। ठीक है, उस नंबर को प्रिंट करने से पहले कितनी स्पेसेस देनी है, 10 हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, यानी ये जो दे रहा है हमें ये बता रहा है कि आपके पास डेसिमल नंबर कितने प्रिंट होने हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना हमें इस पर मिल रही हैं। उसका आंसर क्या बनेगा भाई, ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, विच लूप स्ट्रक्चर ऑलवेज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, भाई ये दोबारा एमसीक्यू आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, उसको भी अपने पास हाईलाइट कर लें, स्टार बना लें उसके ऊपर अपने पास आप, चांद्रत वाला जो है स्टार बना लें ताकि आपको ईजी रहे। अच्छा भाई, डैश आर फाइल हैंडलिंग फंक्शन, तो भाई एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ हमारे पास क्या है, फाइल, क्योंकि यहाँ पे देखें ना आप याद करने की चीज़ क्या है भाई, आप एफ जन में रख लें, स्टार्टिंग में एफ आगे फाइल की बात हो रही है, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, द कॉलम ऑफ अ टेबल करस्पॉन्ड टू, द कॉलम ऑफ अ टेबल करस्पॉन्ड टू, तो ये भी बिल्कुल बात है कि जो टेबल का कॉलम होता है उसको हम फील्ड भी कहते हैं। तो ये भी बार बार आ रहा है, इसको भी आप चांद्र वाला स्टार बना लें अपने पास। ठीक है, 141, द नंबर ऑफ बाइट्स यूज बाय डबल डेटा टाइप इन सी, अभी आपको मैंने बताया था भाई इसको टाइप जितनी भी आ रही डेटा टाइप की उसको साइज जो है वो याद करना है। तो भाई डबल डेटा टाइप जो है ना वो 8 बाइट्स यूज करती है, 8 बाइट की कैपेसिटी उसको चाहिए होती है। लोकल वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड, तो अच्छा भाई लोकल वेरिएबल को हम ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, ये आप अपने जहन में रख लिएगा इसका नाम। आगे एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, अ फॉर्म विद इन अनदर फॉर्म इज नोन एज, तो भाई इसका आंसर होता है सब फॉर्म। क्या होता है भाई, सब फॉर्म हमारे पास इसका आंसर आता है, एमएस की हमारे पास चीज आ रही है। ठीक है, ये में खास ऊपर भी आपको मैंने बताई थी ये चीज। ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन और आइटम इज हेल्ड इन, ठीक है, आपका जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, पर्सन की जो बात आ रही है, आइटम की बात आ रही है, वो रिकॉर्ड के अंदर आपके पास जो है ना आ रहा होता है। अभी इसके ऊपर हमने पीछे इतनी सारी बातें करी, बस घुमा फिरा के बातें इसमें जो है ना एमसीक्यूज में आपके पास आ रही हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द विजार्ड ऑफ डीबीएमएस, अच्छा विजार्ड जो है ना ये तीनों है, डेटाबेस विजार्ड भी होता है, टेबल भी होता है और फॉर्म भी होता है डेटाबेस के अंदर। तो ऑल ऑफ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। द कॉलम्स ऑफ अ, एक मिनट, अच्छा ये दोबारा एमसीक्यूज आ रहा है भैया, द कॉलम ऑफ अ टेबल करस्पॉन्ड टू, भैया दोबारा इस पे आप जो है ना चांद्रत वाला स्टार बना लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फील्ड इसका आंसर है हमारे पास। फिर दोबारा आ गया भाई कंडीशन ऑपरेटर का, तो इफ एल्स इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। लूप विद इन अ लूप, भाई नेस्टेड होता है हमारे पास, अभी पीछे देखा था हमने इसको भी। जितने भी रिपीटेड हो रहा है ना उसको आप चांदत वाला स्टार बना लें ताकि आसानी रहे। अब यहाँ पे एक सवाल आ गया दोबारा, टू फाइंड अ 7 करेक्टर नेम डेट स्टार्ट विद जे द क्राइटेरिया, तो भी हमने पीछे देखा था एच वाली बात आई थी। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास बना जिसका ना 7 करेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, जे से स्टार हो रहा है, यानी कि 6 आप आगे क्या लगाओगे, वाइल्ड कार्ड लगा दोगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग लूप्स इज कॉल्ड अ काउंटर लूप, काउंटर लूप हमें किसको कहते हैं भाई, फॉर लूप को काउंटर लूप भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि देखा ना काउंटर लूप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि फॉर लूप में पता होता है कहाँ तक जाना है। ठीक है, हम फिक्स कर देते हैं तो इसलिए हम काउंटर भी लूप कहते हैं उसको। अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो टू डेवलप अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो भाई ये कौन सा होता है भाई, सिंटेक्स होता है, एक रूल सेट होता है ना आपके पास कि भाई प्रोग्राम किस तरह डेवलप होगा, सिंटेक्स होता है। हर चीज़ का सिंटेक्स है आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या अगर आपको कोई प्रिंट करवानी है चीज़ उसका भी सिंटेक्स है, बेस फंक्शन को आप यूज़ करके प्रिंट करवाओगे। ठीक है, तो सिंटेक्स हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ, ये दोबारा एमसीक्यूज आ रहा है भाई ये वाला, इसको भी आप चांदल वाला स्टार बना लें, तो पासिंग इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज द इंफॉर्मेशन रेफरिंग टू अ, ठीक है, जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो किस इन्फॉर्मेशन को रेफर करता है, भाई पर्सन को, प्रोडक्ट को, इवेंट को, सबको कर सकता है भाई रिकॉर्ड। ठीक है, तो भाई ऑल अबव यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास। सबको कर सकता है ना रिकॉर्ड, जरूरी थोड़ी किसी एक को करे, इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है उसके अंदर। विच फंक्शन इज यूज टू इनपुट डेटा इन सी लैंग्वेज, अब ये दोबारा सवाल आ रहा है भाई, इसको भी स्टार बना ले चांदा वाला, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो स्कैन एफ यहाँ पे इसकी बात आएगी। अगर कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप की बात आती है तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सबकी बात आ रही है, जनरल बात आ रही है, तो यहाँ पे स्कैन एफ इसका आंसर बन जाएगा। टू डायमेंशनल टेबल ऑफ डेटा इज कॉल्ड, तो वो रिलेशन होता है हमारे पास, इसको हम टेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास दोबारा चांद्र वाला इस पर स्टार बना लो, क्योंकि ये पीछे भी 2-3 दफा आ चुका है मेरे ख्याल से। अच्छा जी,
यहाँ पे आपके पास सवाल आ रहा है भाई, द स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर टू इट्स। अच्छा, ये दोबारा सवाल आ रहा है भाई, एक्सेसिबिलिटी इसका यहाँ पे आंसर है। चैनल वाला स्टार बना लें इसके ऊपर भी दोबारा। ठीक है। हाउ मेनी टेबल्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। भाई कितना टेबल है होता है भैया, दो टेबल हमारे पास यहाँ पे आते हैं। व्यू, व्यू की बात हो रही है, टेबल की बात नहीं, टेबल व्यू की। कौन कौन सा होता है, एक डेटा शीट व्यू होती है और एक डिजाइन व्यू होता है भाई। ठीक है, ये सिंपल है आपके पास। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, तो वो कौन सा होता है भाई, ईआर मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप, जिसकी लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन होती है। क्या होती है भाई, लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन होती है, यानी कि आपका जो मॉडल है, जो आपका डेटाबेस है, वो किस तरह जो है वो एंटिटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को, या उसके दरमियान रिलेशनशिप को किस तरह वो स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करेगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ होती है भाई, ईआर मॉडल के अंदर हमारे पास होती है, डायग्राम होती है पूरी तरीके से। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो भाई क्या होता है, वो सॉर्टिंग होता है। क्या होता है भाई, सॉर्टिंग होता है हमारे पास, ये पूरा एक प्रोसेस है हमारे पास। इसमें आप डेटा को जो है वो क्या करते हो भाई, सॉर्ट करते हो, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। ठीक है, सॉर्टिंग होता है हमारे पास। द मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज फॉर, ऑब्वियसली वो रिमाइंडर में यूज होता है, और याद रहे इंटीजर में ही यूज होता है वो। ठीक है, फ्लोट या किसी और डेटा टाइप में यूज नहीं होता, वो इंटीजर फॉर्म में यूज होता है वो हमारे पास। अ कैटेगरी ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी इज कॉल्ड। यानी एंटिटी की जो खुसूसियात है उसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, एट्रीब्यूट होता है हमारे पास वो, सिंपल। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन वाली बात चल रही है, बस घुमा फिरा के आपसे जो है ना पूछा जा रहा है। विच इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की जो फेवरेट लैंग्वेज है, जो उसकी जुबानी लैंग्वेज है, वो क्या है भाई, मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 1 की बात हो रही है। सिंपल एमसीक्यूज है भाई आपके पास यहाँ पर। अ रॉ ऑफ रिलेशन, अ रॉ ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, ये रॉ के बारे में पूछा है भाई, जो रिलेशन है, टेबल की बात हो रही है, उसमें रॉ को हम क्या कहते हैं, तो भाई ट्यूपल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ट्यूपल कहते हैं हम यहाँ पे, सिंपल। रॉ की बात हो रही है, रॉ को उल्टा नाम पूछ रहे तरीके से, ट्यूपल हो तो रिकॉर्ड भी होता है, ये अपने पास दोबारा नोट कर लें। मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ लोकल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा सवाल है। तो देखिए, जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, लिख रहे होते हैं, फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, जब आपका प्रोग्राम रन होगा, जैसी फंक्शन डेफिनेशन को मिलेगी, जैसी उसी टाइम पे ना उसकी मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा डेफिनेशन। जब आप फंक्शन को लिख रहे होंगे, उसी टाइम पे उसको जो है ना एलोकेट कर दी जाएगी मेमोरी। ठीक है, स्पेस दे दी जाएगी। हमने देखा था कंटेनर वाली एग्जाम्पल देखी थी, तो वो बिल्कुल वैसी ही कहानी का, आपको स्पेस दे दी जाएगी। ठीक है, बाद में देखिए जब उसको डिक्लेयर करेंगे हम लोग, वैल्यू को भी डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा, सिंपल। बस ये चीज होती है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर करेक्टर डेटा टाइप। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो क्या है भाई, परसेंट सी है हमारे पास इसका आंसर। क्या है भाई, परसेंट सी है। ठीक है, एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कॉमन सवाल है, और आपका प्रोग्राम भी इसके बगैर नहीं चलता। क्या है भाई इसका आंसर, सेमी कॉलन, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर भी कहते हैं। ये दोनों अपने पास बातें लिख लेगा, सेमी कॉलन स्लैश करके टर्मिनेटर भी डाल देगा अपने पास। ठीक है, द डायमंड सिंबल इंडिकेट्स, डायमंड सिंबल फ्लो चार्ट की रख लें, क्या भाई चीज आती है, तो कंडीशन की जब हम लगाते हैं तो वहां पर डायमंड सिंबल को हम यूज करते हैं। फ्लो चार्ट वाली बात आ रही है यहाँ पर। विच इज अ लूप स्टेटमेंट। भाई यहाँ पे तो कोई भी लूप स्टेटमेंट नहीं मिल रही, सारी क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट है, यहाँ पे सिलेक्शन वाली आ रही है यहाँ पे। तो नन ऑफ यहाँ पे इसकी आंसर यहाँ पे बन जाएगा इसका। विच स्टेटमेंट इज यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार। अच्छा, दोबारा भी सवाल आ रहा है, स्टार्ट ऑफ द बॉडी वाला, तो दोबारा चाहना तो वाला स्टार बना लें इसके ऊपर, तो कंटिन्यू यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। फॉर्मेट स्पेसिफायर दोबारा पूछा जा रहा है भाई, देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो बुक में टेबल बना हुआ ना पूरा, उसको आप हिफ्स कर लें, ताकि अगर गलती से भी कोई एक एमसीक्यू वहां पे आ जाए तो आपको पता हो। ठीक है, तो परसेंट सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी भाई, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बटन्स ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इज क्लिक टू स्टार्ट द सर्च प्रोसेस। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये आपके आ रहा है एम एस वर्ड या एम एस एक्सेस की तरफ से जो है ना, वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये फाइंड नेक्स्ट का जो है ना हमारे पास बटन आता है, जहां पे हम जो है वो सर्च वाले प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड वाला जो है ना वो डायलॉग बॉक्स ओपन तो कर देता है सर्च वाला, लेकिन सर्चिंग स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन फाइंड नेक्स्ट में ये होता है कि सर्चिंग को स्टार्ट भी करता है, और जहां वो मैच करता है ना, उस पर मूव भी करता है वो। ठीक है, दिखाता भी है, अगर आपको आगे जाना है, मिसाल के तौर पे आपने एक चीज सर्च करी, आपने बोला इसके अलावा और कौन से हैं? मल्टीपल जगहों पे सर्च करना है, तो वो अगर फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वो मल्टीपल जगहों पे मूव करना शुरू करता है। ठीक है, जहां जहां मैच करते जाएगा वहां वहां वो शो करते जाएगा आप। ये चीज होती है इसमें। दिस स्टेटमेंट कॉज लूप टू, अच्छा दोबारा वही सवाल आ रहा है, टर्मिनेट अर्ली, यानी ब्रेक की बात हो रही है यहाँ पे।
फोर्सफुली जब ब्रेक करना होता, यानी लूप से निकलना होता, टर्मिनेट करना होता, वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। इन अ टेक्स्ट फाइल डेटा इज स्टोर्ड इन, अब ये बाइनरी कोडिंग स्कीम की बात आ रही है, जो हमने बड़े डिटेल में देखा था। तो यहाँ पे देखें ये तीन जो है ना कुछ भी नहीं हमारे अहमियत रखते, यानी कोई खास बात नहीं है। तो एसकी के अंदर आपका डेटा जो है ना वो स्टोर होता है। ठीक है, आपकी अगर बैकएंड की बात करें तो वहाँ पे एसकी में स्टोर होता है। हाँ, अगर यहाँ पे यूनिकोड इस तरह की भी चीज़ें लिखी होती तो फिर हम देखते हैं वहाँ पे फिर बोथ ऑफ आपको यहाँ पे कुछ सीन होता, लेकिन यहाँ पे एसकी कोड की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या है, बाइनरी कोडिंग स्कीम की बात हो रही है। MS एक्सिस डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट कॉल्ड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा दोबारा सवाल आ रहा है, वैसे ऊपर भी हमने देखा था, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। उसको आप चाइना वाला स्टार बना दें उसके ऊपर भी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है आपके पास। द केस ब्लॉक एंड्स विद, ये दोबारा सवाल आ रहा है भाई, ब्रेक आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका, क्योंकि हर केस ब्लॉक आपके पास ब्रेक से आपके पास यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट आती है यहाँ पर। इस एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है, ईच सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड, यानी कि आपके पास एक टेबल बना हुआ है, ऐसे करके कुछ टेबल होगा। ठीक है, अब रिकॉर्ड में यानी कि रॉ की बात हो रही है, ये जो रिकॉर्ड एक आ रहा है, इसमें जो ये जो फील्ड है, ये जो एक फील्ड हमारे पास आ रही है, ये जो फील्ड आ रही है, ये बोला जा रहा है कि आंसर ही बता दिया साथ ही साथ। तो सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड में स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा फील्ड। एन आईडी टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, तो भाई आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो भाई टेक्स्ट एडिटर के अंदर उसमें होगा, कंपाइलर भी होगा उसमें, डिबगर भी होगा, ये सारे ही होते हैं, तो ऑल ऑफ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एसोसिएशन, ये दोबारा सवाल आ रहा है भाई, इसको आप मार्क कर ले अपने पास दोबारा, चांद वाला स्टार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं दिख रहा, फाइल कॉलम नहीं भाई, ये भी नहीं है, फील्ड रॉ ये भी नहीं है, रिकॉर्ड टेबल ये भी नहीं, तो रिकॉर्ड और रॉ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप हैशटैग का यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। सही है, तो हमारे पास जो हेडर फाइल है इसे ये लिखा हुआ है, ये क्या है भाई, रिप्रेजेंट कर रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को। जब आप हैशटैग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है भाई, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हैशटैग डिफाइन हमने यूज़ करा था सिम्बोलिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कराने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। यहाँ पे बोला जा रहा है इन ER डायग्राम रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट, ठीक है, ER डायग्राम में जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट होता है वो किसको करता है भाई, एंटिटी को करता है। किसको करता है, एंटिटी को करता है, यानी आप अगर मिसाल के तौर पे आपने बोला मेरे पास एक एंटिटी है पर्सन, ठीक है, तो जब आप ER डायग्राम बनाएंगे ना, तो इसको आप एक रेक्टेंगुलर शेप में कंसिडर करेंगे। ठीक है, बट उसके एट्रीब्यूट फिर आप ओवल शेप में बाद में कंसिडर करते रहे, वो फिर अलग कहानी हमारे पास होती है। या लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है भाई, जो रेक्टेंगल की बात आ रही है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो एंटिटी को करता है यहाँ पे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस, भाई तो बच्चों वाला सवाल है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होता है भाई, कोडिंग होता है हमारे पास। अच्छा जी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, अब यहाँ पे ना रूल्स आते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा है, तो 25 यानी कि नंबर तो हम कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2-S, अब देखें ना स्पेशल कटर भी यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल के अंदर। और दूसरा नुकसान क्या है, स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, नंबर भी यूज नहीं कर सकते। ये आ रहा है S2, क्या आ रहा है, S और 2। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आप नंबर स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, लेकिन बाद में आप यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिक होना चाहिए, या अंडरस्कोर हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, लास्ट में क्या हो रहा है, स्पेशल कटर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये भी नहीं देखेंगे, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब जिसको रूल्स आते होंगे ना वो इसको आराम से सॉल्व कर लेगा। इन एन इफ स्टेटमेंट फॉल्स इज रिप्रेजेंट बाय, फॉल्स हमें पता है जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉन जीरो वैल्यू होती है वो सारे क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है, यानी 1 2 3 सब क्या है, ट्रू वैल्यू हमारे पास। विच फील्ड टाइप कैन बी इंडेक्सेस, ठीक है, भाई फील्ड टाइप हमारे पास वो नंबर होती है, अगर यहाँ ऑप्शन में बात की जाए तो वो नंबर होती है हमारे पास, जिसको हम इंडेक्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, इंडेक्स, क्योंकि देखना फिक्स लेंथ होती है इसके लिए, एफिशिएंटली वहाँ पे हम कर सकते हैं उसको आराम से, इंडेक्स नंबर के जरिए हम कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी की हमारे पास चीज़ आती है। अच्छा भाई, ये दोबारा एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, इसको आप दोबारा जो है चैनल वाला हाईलाइट कर लें, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लॉजिक पीछे आपको मैंने बताई थी कि जब आप पी लेस देन क्यू पे नॉट अप्लाई करेंगे, तो शॉर्टकट आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसका उल्टा यहाँ पे लिख दें, तो ये दो बच गए, जो बच गए वो यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे दोबारा वो पी और क्यू आ जाएगा, तो ये इसके इक्विवेलेंट बन गया, और ये आपसे पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा डेटा मॉडल इज,
मोर फ्लेक्सिबल। तो हमें पता है भाई एक डेटा मॉडल हमारे पास जो हमने देखा है वो कौन सा है भाई, रिलेशनल डेटा। ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि रिलेशन इसमें आ जाता है, रिलेशनशिप यहाँ पे यूज हो रहा होता है, तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। हमें इसके एडवांटेज में ये चीज़ हमारे पास आती है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, अच्छा ग्लोबल हो या लोकल हो कुछ भी हो, सारे वेरिएबल कहाँ बनते हैं, रैम में बनते हैं। ठीक है, ये जन में रख लिएगा, रैम हो या फिर मेन मेमोरी की बात आ रही हो, लेकिन याद रहे रैम स्पेसिफिक करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लिएगा अपने। 194 आ रहा है, क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट। हमने देखा था एसक्यूएल के अंदर क्रिएट कमांड जो हमने यूज करी थी, तो क्रिएट हम क्या करते थे, वहां से टेबल क्रिएट करते थे हम लोग। ठीक है, क्रिएट कमांड बनी उसी के लिए, हमने वहां पे यूज करने के लिए कराई थी। अच्छा जी, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर्स वर्क विद वन ऑपरेंड। भाई वन ऑपरेंड किस में यूज होता है, यूनरी ऑपरेटर में यूज होता है। तीन कैटेगरी होती है हमारे पास, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी में एक ऑपरेंड चाहिए होता है, बाइनरी में दो, टर्नरी में तीन। ठीक है, ये चीज है। व्हाट इज Z2A ऑर्डर कॉल्ड। भाई ये तो मेरे ख्याल से आपके सामने ना क्लास 3 वाला सवाल आ गया, क्लास 1 वाला। भाई डिसेंडिंग है या असेंडिंग है। तो भाई जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या चीज़ आती है हमारे पास, डिसेंडिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, क्या चीज़ आ गई भाई, डिसेंडिंग आ गई हमारे पास। अच्छा जी, अब आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है भाई, पूछा जा रहा था फंक्शन यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो भाई कौन सा है भाई, वो प्रिंट एफ है हमारे पास। क्या है भाई, प्रिंट एफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई तो करा नहीं है कौन से फॉर्मेट पे, यानी कौन सा डेटा टाइप, तो यहाँ पे सारे डेटा टाइप की बात हो रही है, तो प्रिंट एफ हमारे पास जनरल है। ठीक है, अ रॉ टेबल इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स कॉल्ड। ठीक है, तो रॉ टेबल है वो किस में डिवाइड होता है, अगर आप थोड़ा सा एज्यूम करें इस चीज को, तो टेबल में किस तरह डिवाइड होता है, इस तरह करके डिवाइड होता है वो, जो रॉ होती है हमारे पास। तो क्या बचा, ये क्या चीज होती है हमारे पास, ये क्या है, ये फील्ड होती है हमारे पास। क्या होती है, फील्ड होती है, कॉलम की बात हो रही है इस तरीके से कह लें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बना, यहाँ पे फील्ड बन गया हमारे पास, डिवाइडेड है ना यहाँ पे रॉ। अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर कोई बनता है तो वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल। उसकी जो स्कोप, यानी उसका जो स्कोप होता है वो कहाँ, उसी फंक्शन के अंदर होता है। अब उस वेरिएबल को बाहर नहीं प्रिंट करवा सकते, बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो बने ही बाहर है, फंक्शन से बाहर बने, नहीं मेन से बाहर बने, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, जो कि हमारे पास अ, पूरे प्रोग्राम में यूज हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, आ रिपोर्ट में बी बेस्ड ऑन। रिपोर्ट हमारे पास किस में बेस्ड हो सकती है भाई, आपके पास टेबल भी बेस्ड हो सकती है और क्यूरी भी बेस्ड हो सकती है। ठीक है, यानी अगर आप चाह रहे हो टेबल का जो डेटा है वो मैं फॉर्मेट में कराना चाहूँ, तो आप रिपोर्ट के उस पर कर सकते हो। अगर क्यूरी के जरिए रिपोर्ट कराना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप, तो बोथ ए एंड बी का यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 201 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद। अब ये तो आपको पता ही है भाई, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, पर्सन आप के बगैर हम यूज नहीं कर सकते, जो मॉडल्स का भी ऑपरेटर हमारे पास एक आता है सिंबल। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, इन इफ स्टेटमेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय, अभी पीछे भी देख के आए तो जीरो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, अब हमें पता है आइडेंटिफायर वेरिएबल सेम ही बात होती है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फर्क होता है। ठीक है, तो हम रूल्स हमें याद होना चाहिए भाई, रिजर्व कीवर्ड को जो है ना हम कभी भी अपने आइडेंटिफायर जो है वेरिएबल में कंसिडर नहीं कर सकते। तो रिटर्न हमारे पास क्या है भाई, एक रिजर्व कीवर्ड है। क्या है भाई, एक रिजर्व कीवर्ड है हमारे पास। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस फ्रॉम अ सिंगल एक्सप्रेशन। क्या है भाई हमारे पास, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस फ्रॉम अ सिंगल एक्सप्रेशन। अब याद करें स्विच स्टेटमेंट को, किसको याद करें भाई, स्विच स्टेटमेंट को याद करें। वहां पे क्या होता है, आप सिर्फ एक कंडीशन डालते हो यहाँ पर, इसके आगे यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हो, उसके मल्टीपल आप केसेस लिखते रहते हो, मल्टीपल ब्रांचेस बना देते हो, जो मैच करेगा वहीं पे जाके वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा उस ब्लॉक को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है, तो आपसे क्या हो रहा है भाई, स्विच यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, विच इज अ लूप स्टेटमेंट। भाई लूप स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी मिल रही है, हाँ फॉर लूप मिल रही है यहाँ पर हमें, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। विच प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर मेक्स अ कंपैरिजन। भाई कौन सा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो कंपैरिजन बनाता है, तो कौन सा भाई, रिलेशन है। कौन सा है भाई, वो रिलेशन है। अगर आप लॉजिकल यहाँ पे देखें ऑप्शन के हिसाब से भी, तो वो कौन सा भाई रिलेशन है हमारे पास, सिंपल जो कंपैरिजन, यानी कि दो नंबर को कंपेयर कर रहा होता है वहाँ पे, लेस देन ग्रेटर देन, ये सारे वहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इन एम एस एक्सिस टेबल कंटेंट्स, टेबल कंटेंट्स वह रिकॉर्ड भी करता है और फीड भी करता है। आपका जो टेबल है वो किस तरह होता है, ये देखें जरा, अज्यूम कर लें ध्यान में, ये बना होता है टेबल आपके सामने, यहाँ पे आपके पास रो आ रही है, यानी कि रिकॉर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे कॉलम आ रहा है यानी कि फील्ड की बात हो रही है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, सिंपल।
अच्छा जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, अभी ये तो आपको जो है ना रट गया होगा, बिल्कुल रट गया होगा अब आपको। तीन टाइप्स के हमारे पास ये जो जनरली मिलती हैं, ठीक है। वन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप इज नोन एज, यानी जब आप फॉर लूप चलाते हो या कोई भी लूप चलाते हो, उसमें जब एक एग्जीक्यूशन होती है, एक साइकिल पूरा होता है, उसको हम कहते हैं एक आइट्रेशन पूरी हो गई है उसकी। क्या हो गई भाई, एक आइट्रेशन पूरी हो गई है, ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। वही लूप स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी कि फॉर लूप, वाइल लूप और दो वाइल लूप की बात हो रही है, तो यहाँ पे थ्री इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा भाई, करेक्ट आंसर इसका थ्री बन जाएगा। मॉडलिटी, अच्छा मैंने मॉडलिटी का ऊपर भी बताया था कि मॉडलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि वो रिलेशन जो एंटिटी में उसमें आ रहा है, रिलेशनशिप में जो आ रहा है, क्या वो ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो वो क्या है, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ है। अ करेक्टर टाइप डेटा ऑक्यूपाइज, इन स्पेस की बात पूछ रही है, तो वो वन बाइट स्पेस जो है ना वो लेता है। क्या लेता है भाई, वन बाइट स्पेस यहाँ पे लेता है। इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। अच्छा ये भाई दोबारा एमसीक्यू आपके पास आ रहा है, इसको भी आप चांदा वाला स्टार बना लें, तो भाई वो क्या होता है भाई, एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना फील्ड भी होता है हमारे पास, तो आप दोनों कंसिडर कर लें, ठीक है, एट्रीब्यूट और फील्ड भी। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई होगी बच्चे के एंड से जो उसने लिखा होगा, तो इसको जो है ना आप सही कर लीजिएगा अपने पास। यानी फील्ड और एट्रीब्यूट दोनों ही होता है, क्योंकि सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दोनों ही हमारे पास यहाँ पे जो है ना आ रही होती है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा अपने पास आप। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम लूप बॉडी, तो भाई हम ये क्या यूज करते हैं वहाँ पे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं अगर आपको फोर्सफुली यहाँ पे जो है ना एग्जिट करना है, सही है। द डेटा इन अ टेबल इज एंटर्ड इन, तो वो कौन सा होता है भाई हमारे पास, डेटा शीट व्यू, ठीक है, जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, एडिट वगैरह जो भी आपको करना है वहाँ पे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इज, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, टेबल है या रिलेशन है, ठीक है। क्या है भाई, टेबल यानी रिलेशन की बात हो रही है, मेन तो यही यूज होता है ना, डेटा किसमें स्टोर हो, टेबल के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है। इन अ फॉर स्टेटमेंट दिस एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, ये आपको पता ही है कि इनिशियलाइजेशन हमारे पास जो है ना वो सिर्फ एक दफ़ा होती है, ठीक है, बाकी हमारे पास जो है ना वो बार बार टेस्टेड चल रही होती है उसके अंदर। एन एंटिटी रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, अच्छा इसी बात को पहले समझ लिएगा। रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में लेके आ जाए। रिकर्सिव फंक्शन क्या कहता है कि वो फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे दोबारा, ठीक है, कॉल इट सेल्फ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटिटी रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, तो यहाँ पे भी क्या आपके पास आंसर बनेगा, रिकर्सिव रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा भाई, रिकर्सिव रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे आपके टेबल के अंदर ना एक मैनेजर है, बंदे एक जॉब फील्ड है मैनेजर, ठीक है, एक आर भी आएगा। भाई मैनेजर इटसेल्फ क्या होगा, एम्प्लॉय होगा, उस कंपनी का एम्प्लॉय तो होगा ना। भाई वहां पे जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉय हैं, उसके अलावा उनको कोई डेजिग्नेशन मिली हो तो एक अलग बात है, मैनेजर है या सीईओ है जो भी हमारे पास आ रहा है, वो सब क्या है तो सेम ही ना, एंटिटी तो खुद ही रिलेट कर रहे हैं अपने आप को। तो क्या हो रहा है, इसी को हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप, ठीक है, इसी को हम कहते हैं यार डायग्राम के अंदर। वाइड ऑक्युपाइज हाउ मैनी बाइट्स इन मेमोरी, भाई वो जीरो करती है, क्योंकि कोई भी इसकी जो है ना वजह नहीं होती, यानी कुछ रिटर्न ही नहीं करता, तो ऑक्युपाई भी कुछ नहीं करता वो। अ की फॉर डेटा रिट्रीवल पर्पस, की फॉर डेटा रिट्रीवल पर्पस, वो सेकेंडरी की होती है हमारे पास। कौन सी होती है भाई, सेकेंडरी की होती है, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो ज़रूरी नहीं कि वो यूनिक हो, लेकिन ये हेल्प करती हैं आपको डेटा को फिल्टर करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, या सर्चिंग वगैरह भी कह लें, ठीक है। तो सेकेंडरी की के जरिए हम काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बोला एक टेबल है जिसमें आपको प्राइमरी की से पता है, तो भाई आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो उस टेबल को, लेकिन आपने बोला यार मुझे ना इस बंदे का नाम पता है, अब नाम क्या है, सेकेंडरी की है। आपने बोला मुझे नाम के साथ ना इसकी एड्रेस भी पता है, तो ये क्या है, सेकेंडरी की है। तो आप क्या करोगे, नाम और एड्रेस को मिला के ना सर्चिंग करना शुरू कर दोगे, कि मिसाल के तौर पर आपने बोला अगर इस बंदे का नाम ये है तो मुझे आप इसका फ़ोन नंबर पता करके बताओ, तो सर्चिंग में हमें ईजी कर देता है ये काम, ठीक है। तो ये इस वजह से हमें बेनिफिट मिल जाता है सेकेंडरी की का यहाँ पर। अ गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू, अब ये भी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। नॉर्मलाइजेशन जो है ना, इसका मकसद ये होता है डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर कि आपके पास जो डुप्लीकेट डेटा होता है ना उसको मिनिमाइज करना होता है, उसको कम करना होता है, डेटा इंटीग्रिटी को जो है ना वो मेंटेन रखनी होती है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना होता है, ये गोल होता है इसके अंदर। इससे फ़ायदा क्या मिलता है,
कि आपका जो डेटा है ना वो स्टेबल रहता है, आपको जो टेबल है ना वो स्ट्रक्चर वे में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फायदा मिल रहा है, गेट स्टेबल डेटा। ठीक है, तो आपको जब डेटा को वहां से निकालना होगा ना, तो आपको पता होगा भाई डुप्लीकेट डेटा तो है ही नहीं आपके पास, एफिशिएंसी स्ट्रांग है, तो फौरन आपके पास चीज़ आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा होना शुरू हो जाएगी, ये चीज़ होती है इसमें। द रूल डेटा सेकंड फ्रॉम अ टेबल कैन नॉट बी डिलीटेड इफ इट्स एसोसिएटेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ रिलेटेड टेबल इज कॉल्ड डैश रूल। ठीक है, अब इसको पढ़ने वाली बात दोबारा, इस एमसीक्यू को पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है ये। अ रूल डाटा सेकंड, यानी दूसरे टेबल की बात हो रही है, जो डिलीट नहीं कर सकता, अगर तो वही सेम रिकॉर्ड किसी टेबल में रिलेट कर रहा है। तो ये क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फॉरन की बात हो रही है यहाँ पर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको मैंने ऊपर बताया था कि अगर दो टेबल आपके पास हैं, ठीक है, दो टेबल में ये कॉलम है और ये कॉलम है, ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ना ये कहता है कि अगर इसमें से आप कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, ना ही कोई एडिट कर सकते हो, ना ही कुछ चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर, हाँ, अगर एडिट आपने कर दिया और वहां पे एग्जिस्ट नहीं करा, तो ये मसला हो जाएगा, इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहेगी वहां पे, डेटा इनकरेक्ट आ जाएगा वहां पर। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ना, जैसे ही आप यहाँ पे कोई हरकत करने लगोगे और वहां पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो ये रूल जो है क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, हमारे पास ये रूल आ रहा होता है। आगे चलते हैं भाई। वाई आर वैलिडेशन रूल यूज इन अ डेटाबेस। अब वैलिडेशन रूल का मतलब सिंपल ये होता है कि आपने डेटा पे ना कंडीशन लगा दी कि अगर तो ये चीज़ है तो फिर डेटा एंटर करना, अगर तो ये चीज़ है तो फिर डेटा एंटर करना। ठीक है, तो वो वैलिडेशन लगा देते हैं, जैसे आपने एम एस एक्सेस में देखा होगा। सही, वहाँ पे वैलिडेशन लग जाती है रूल्स के ऊपर। ये डेटाबेस की अगर बात करें, वहाँ एम एस एक्सेस में आपने रूल सेट कर दिया कि भाई यहाँ पे ना ये बंदा 19 से ऊपर ही नंबर डाल सकता है, इससे ज़्यादा, इससे कम डाल नहीं सकता। रूल सेट कर दिया, तो डेटा जो आप चाह रहे हो ना वहीं पे फिर एंटर करा जाता है, करेक्ट डेटा आपके पास वहाँ पे आता है। ठीक है, तो इंश्योर करेक्ट डेटा इज एंटर, ये इसकी वजह है सर। लो भाई, एक बेसिक एमसीक्यू आपके पास आ गया। ए प्लस इक्वल टू बी, ये किसके बराबर है भाई, ये इसके बराबर है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास। क्या करेक्ट आंसर बनेगा भाई हमारे पास, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाउ मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज इन प्रिंट। चाहिए प्रिंट एफ होगा, बच्चे ने गलती कर दी होगी लिखने में, इन प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, तो कितने भाई, आप कितने भी कर सकते हो, जितना आपका दिल चाह रहा है भाई, 100 200 300 400 कितने भी करना कर दो, आप, कोई मसला ही नहीं है। सही। अच्छा, विच एक्सप्रेशन इन फॉर लूप स्ट्रक्चर इज एग्जीक्यूटिव, ये दोबारा सवाल आ गया भाई। आप चैनल वाला स्टार मार लो इसके ऊपर। ठीक है, स्टार लगा दो वहाँ पे डबल डबल करके कि भाई ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेमी कॉलन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ कंडीशन इज। ठीक है, अब ये जिसको सिंटेक्स याद होगा ना वो आराम से सॉल्व कर लेगा। भाई फॉर लूप को ध्यान में लेके आ जाए, वाइल लूप को ध्यान में लेके आ जाए, डू वाइल को लेके आ जाए। सिर्फ एक वाहिद है जिसमें डू वाइल लूप हमारे पास जो है ना वो ये काम करता है। वाइल के साथ जो है ना लास्ट में वो कंडीशन लगा, सॉरी टर्मिनेटर लगा देता है, सेमीकोलन लगा देता है। कंडीशन सिंटेक्स जो है ना वो ध्यान में लेके आ जाए, डू वाइल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंबल ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज, और कंडीशन ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है ऊपर भी हमने बताया था, ये इसका यहाँ पे सिंबल बन जाएगा। ये कितने बेसिक बेसिक एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं जो बिल्कुल फ्री के नंबर है, अगर आप तो यहाँ पे जो है ना जहन में बैठे होंगे, प्रैक्टिस करी होगी। वाइल लूप इज कॉल्ड कंडीशनल लूप। क्या है भाई, ये कंडीशनल लूप या रिपीटेटिव लूप हमारे पास भी इसको कहते हैं। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे वाइल कौन सा लग रहा है, वाइल कार्ड वाला सिंबल ही लग रहा है। यहाँ पे ना दो चीजें, एक नाम ही है, सर्चिंग करनी है। ठीक है, जो ये पार्ट आ रहा है ना इसको आप समझिएगा पहले। ये पार्ट लिखा हुआ है ई जे और आई, तीन करेक्टर लिखे हुए हैं, और इस जगह पे लिखे हुए हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, एम ए। भाई ये जब सवाल आया था ना, ये वाला सवाल, बच्चा घबरा गया ये क्या चीज़ है। अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी थी ना प्रैक्टिकल वाले पार्ट की, उसने आराम से सॉल्व करा था, उसको मजे से सॉल्व करा था। लेकिन जिसको पता ही नहीं था भाई क्या है, तो उसने कुछ भी नहीं करा था। ये बड़ा, इसको अपने पास लास्ट में नोट कर लेगा मैं जो बताने वाला हूँ। भाई ये एक नाम है, ठीक है, उस नाम का ना आपको ये वाला पार्ट नहीं पता, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट नहीं पता। बस आपको ये पता है कि या तो ई आएगा या जे आएगा या आई आएगा, ये तीन करेक्टर में पता है आपको ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंश्योर करता है, अगर आप इस तरह लिखते हो ना, ये इंश्योर करता है कि या तो ई आ जाए या जे आ जाए इसके दरम्यान, या फिर आई आ जाए। इन तीनों कंडीशन में इसको सर्टिफाई करेगा। सर्चिंग के टाइम पे ये तीनों जब भी रिजल्ट मिलेंगे वो आपको दिखा देगा, शो कर देगा। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे ई मिलता है ना आपको, उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर तो उसको जे मिलता है उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, अगर तो उसको आई मिलता है जब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। सर्चिंग टेक्निक है, इसको आपने इस तरह बोल दिया भाई, मुझे मिसाल के तौर पर मुझे ये पता है कि
मुझे कॉन्टैक्ट में ना ताहिर नाम का बंदा सेव हुआ हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैं ताहिर सर्च कर, उसको आपको पता चल जाए भाई अली लिखा हुआ है आगे, समझ में आ गया भाई, ये कंडीशन लगा दी, सर्चिंग कर लिया आपने, वाइल्ड करके अंदर भी यही सीन है। अब इस पे आ जाए, एमसीक्यूज पे आ जाए। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे देखें, अगर बीच में इस जगह पे एक ये नाम और इस नाम से पहले इस बीच में कुछ भी आ जाए, ई जे आई जो भी है, ठीक है, यहाँ पे ई आ रहा है, ये भी आंसर बनता है। बाकी ऑप्शन को भी देखना, आई आ रहा है, यहाँ पे भी आई आ रहा है, मैच कर रहा है, तो ये दोनों करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, बोथ ए एंड बी। क्या बनेगा भाई, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। द डेटा कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ लॉस बाय यूजिंग। भाई ऑब्वियसली बात है, बैकअप फाइल आपके पास होगी तो आप रिकवर कर पाओगे उसको। लॉजिकल सवाल है आपके पास एक। भाई दोबारा सवाल आ गया, इन रिलेशन डेटाबेस टेबल इज, ठीक है, टेबल क्या होता है भाई, रिलेशन होता है हमारे पास। क्या होता है भाई, रिलेशन होता है। फाइल उसका एनालॉग होता है। क्या होता है, उसका एनालॉग हमारे पास वर्जन आता है, ऊपर हमने देखा भी था। विच वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पे कौन सा है यहाँ पर, ये है हमारे पास नॉट। ठीक है, सिंबल नॉट का बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लूँ मैं यहाँ पर। अच्छा आगे चलते भाई। द फंक्शन गेट सी एच, सॉरी, गेट सी एच इज डिफाइन इन। भाई ये कोनियो डॉट एच हमारे पास एक हेडर फाइल आती है, वहां पे ये डिफाइन होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमारे पास आती है, वहां पे ये डिफाइन होता है हमारे पास। ठीक है, गेट सी एच हमारे पास जो है ना, वहां पे ये डिफाइन होता है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास आगे चलते हैं भाई। एनदर टर्म फॉर कंप्यूटर मेकिंग डिसीजन इस। कंप्यूटर टर्म मेकिंग डिसीजन का मतलब ये क्या भाई, सिलेक्शन हमारे पास एक हमने टाइप देखी थी। ठीक है, ये उसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसको दूसरा नाम जो हमारे पास यहाँ पे इसका आ रहा है।